एपिसोड 51। जल्दी बता भाई, स्वाति के अंदर उस आत्मा ने कब प्रवेश किया? समीर ने कहा। तुम लोगों को याद है उस दिन चाची जी जब अनन्या की नजर उतार रही थी और नजर उतारने के बाद अनन्या बेहोश हो गई थी, पर उससे पहले चाची जी ने अपने कमरे से लंबी वाली लाल रंग की बिंदी मंगवाई थी। जब स्वाति ने वो बिंदी ला कर दी तो बिंदी देते वक्त वो बिंदी नीचे गिर गई थी और बिंदी उठाते वक्त स्वाति का हाथ अनन्या पर लग गया और स्वाति ने अनन्या को छू लिया। उसी वक्त वो आत्मा अनन्या के अंदर से निकलकर स्वाति के अंदर प्रवेश कर गई। जैसे कि तंत्र शास्त्र में लिखा है, ये जो आत्माएं होती हैं वो ह्यूमन बॉडी टू बॉडी ट्रांसमिट होती हैं। पर यदि ऐसा ही है तो सबसे पहले तो अनन्या को हाथ चाचा ने लगाया था जब अनन्या उन्हें तालाब के पास मिली थी, और इस हिसाब से तो आत्मा चाचा जी के अंदर घुसनी चाहिए थी ना, रुद्र ने कहा। बिल्कुल ठीक कहा, पर ये जो आत्मा होती है अपनी इच्छा के अनुसार अपना वास बदलती है और ये उन्हीं लोगों को अपना शिकार बनाती है जो लोग बहुत कमजोर होते हैं या भूत प्रेतों से डरते हैं। उनकी राशियों का भी इस पर बहुत प्रभाव पड़ता है, अर्जुन ने कहा। अच्छा, रुद्र ने कहा। जब तक स्वाति बेहोश है तब तक तो सब ठीक है, पर जब ये होश में आएगी तब पता नहीं क्या बवाल मचाएगी, अर्जुन ने कहा। जब ये होश में आएगी तब की तब देखेंगे, अभी हम सबको आराम कर लेना चाहिए, कल शाम की पूजा की तैयारी भी करनी है, संतोष ने कहा। सुबह के 10 बज रहे थे। स्वाति के कमरे में स्वाति के साथ सिर्फ आयशा ही रुकी हुई थी, बाकी सब रात भर जगने के कारण अपने अपने कमरे में सोने चले गए थे। स्वाति बेड पर सो रही थी, उसके हाथ पैर रस्सी से बेड के चारों कोने से बांध दिए गए थे। आयशा स्वाति के पास ही नीचे बैठी हुई थी और अपना सिर उसके बेड पर रखकर सो रही थी। तभी अचानक से स्वाति का बेड धीरे धीरे हिलने लगता है। बेड के हिलने की आवाज आने लगती है। बेड के हिलने के कारण आयशा की नींद खुल जाती है। जैसे कि आयशा अपनी आंखें खोलती है, बेड हिलना बंद हो जाता है। आयशा देखती है कि स्वाति ने अपनी आंखें खोल ली थी, उसको होश आ गया था। स्वाति छत को घूरे जा रही थी। स्वाति की आंखों के नीचे काले निशान पड़ गए थे। स्वाति पहले से काफी ज्यादा कमजोर लग रही थी, उसके होंठ सूख गए थे और दांत से कटे हुए थे। पानी पानी, स्वाति धीरे धीरे से कहती है। स्वाति की आवाज सुनकर आयशा स्वाति के पास जाती है और अपना हाथ उसके सिर पर फेरते हुए कहती है, मेरी बेटी को होश आ गया। पानी पानी पानी, माँ मेरा गला सूख रहा है, स्वाति ने धीरे से कहा। मेरी बेटी को प्यास लगी है, मैं अभी पानी लाती हूँ। आयशा टेबल के पास जाती है और जग का पानी गिलास में निकालती है और भागते हुए स्वाति के पास जाती है। आयशा अपने हाथों से स्वाति को पानी पिलाने लगती है। स्वाति लेटे लेटे पानी पी रही थी। आयशा एक हाथ से स्वाति को पानी पिला रही थी और अपना दूसरा हाथ उसके सिर पर फेर रही थी। सिर पर हाथ फेरते फेरते आयशा कहती है, तू घबराना मत बेटा, शाम तक पुजारी जी आ जाएंगे और देखना उस चुड़ैल को तेरे अंदर से निकाल देंगे, सब ठीक हो जाएगा, तू घबरा मत। स्वाति ने अपने मुंह में पानी भरा हुआ था। स्वाति वो पानी आयशा के मुंह पर थूकते हुए कहती है, क्या कहा कुतरी, वो 4 भड़वे मुझे उसके शरीर से निकालेंगे, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी, स्वाति ने चिल्लाते हुए कहा। स्वाति की आवाज सुनकर आयशा डर जाती है और उससे दूर हट जाती है। देखो तुम प्लीज मेरी बेटी का शरीर छोड़ दो, चाहे तो मेरा शरीर ले लो। क्या कहा बेटी? अब बेटी याद आ रही है हरामजादी, तुझे जब से कहाँ मर गई थी, तेरे लिए बेटी, तुझे और तेरे पति को तो लड़का चाहिए था ना। इतना कहकर स्वाति जोर जोर से हंसने लगती है। स्वाति की हंसी की गूंज पूरे हवेली में गूंजने लगती है, जिस कारण घर में सभी लोगों की नींद खुल जाती है। स्वाति के हंसने की आवाज सुनकर सब लोग भागते हुए उसके कमरे में पहुंचते हैं। जब संतोष उस कमरे में पहुंचता है तो स्वाति उसे देखकर चुप हो जाती है और कहती है, आ गया हरामजादे तू। सभी लोग स्वाति के मुंह से अपने पिता के लिए ऐसी बात सुनकर हैरान हो जाते हैं, पर बाद में उन्हें एहसास होता है कि स्वाति अभी स्वाति नहीं है, उसके अंदर एक आत्मा है। हरामजादे, तूने कितने पाप किए ना लड़के के लालच में, तुझे रुद्र की तरह लड़का चाहिए था ना, स्वाति ने कहा। ये तुम क्या बकवास कर रही हो, संतोष ने घबराते हुए कहा। क्या कहा, मैं बकवास कर रही हूँ? हरामजादे, तो वो कौन था जिसने रुद्र की बचपन की फोटो से दी थी? ये बात सुनकर संतोष घबरा जाता है। रुद्र मन ही मन सोचने लगता है कि कहीं ये चुड़ैल उस फोटो की बात तो नहीं कर रही जो अजय को उस भिखारी के संदूक में से मिली थी। तो जैसे लोगों को तो संतान ही नहीं होनी चाहिए जो सोचते हैं कि लड़कियां लड़के की जगह नहीं ले सकती, स्वाति ने कहा। देखो मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, स्वाति बेटा को छोड़ दो, रुद्र की मां ने कहा। क्या कहा, छोड़ दूं? ऐसे कैसे छोड़ दूं? स्वाति ने कहा। भगवान के लिए स्वाति बेटी को छोड़ दो, रुद्र की मां ने कहा। काश ये हाथ तूने अपने पति के सामने जोड़े होते, तब वो मुझे मारने आ रहा था। क्या कहा था उसने, तुझे भगवान के लिए मुक्ति दिला रहा हूँ, अब देखना सबको मुक्ति मिलेगी, सब मरेंगे बारी बारी, तुम ऐसा कुछ नहीं कर पाओगी, उससे पहले पुजारी तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति दिला देंगे, रुद्र ने कहा। तू तो अपना मुंह बंदी रख भड़वे, तू तो खुद अभी तक तन्वी के प्यार से भूख नहीं हो पाया, मुझे क्या खाक मुक्ति दिलाएगा? ये पहला प्यार भी बड़ा अजीब होता है, भूल कर भी भुलाया नहीं जा सकता। इतना कहकर स्वाति जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है, तू तो बड़ा धोखेबाज निकला, कॉलेज में नैन मटक्का किया तन्वी के साथ और शादी करने निकला था गौरी के साथ। स्वाति की बात सुनकर रुद्र शॉक्ड हो जाता है। रुद्र की मां मनी मन सोचने लगती है, क्या मेरा रुद्र तन्वी से प्यार करता था? सभी लोग स्वाति की बातें सुनकर हैरान हो जाते हैं। अर्जुन मनी मन सोचने लगता है, इस चुड़ैल को रुद्र के परिवार वालों के निजी जिंदगी बारे में इतना सब कैसे पता है? सब लोग खामोश खड़े थे, बस स्वाति के हंसने और चिल्लाने की आवाज आ रही थी।
आयशा एकदम से उठती है और उस कमरे से बाहर निकलकर चली जाती है। सब लोग आयशा को ऐसे अचानक कमरे से बाहर आते देख हैरान हो जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद आयशा वापस आती है। उसके एक हाथ में एक जलता दिया था जिस पर कुमकुम का टीका लगा हुआ था और दूसरे हाथ में एक किताब थी। वो किताब शिव भजन भक्ति की थी। आयशा वो दिया बेड के पास टेबल पर रखती है और खुद स्वाति के पास नीचे बैठ जाती है। आयशा उस किताब से शिव भक्ति के मंत्र पढ़ना शुरू करती है। जैसे ही वो मंत्र पढ़ती है स्वाति और जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है। पर जैसे जैसे आयशा मंत्र पढ़ती जाती है स्वाति धीरे धीरे शांत होती जाती है। वाह यार, आंटी जी ने तो उस आत्मा को खत्म कर दिया, पीयूष ने कहा। खत्म नहीं किया है, बस उस आत्मा को थोड़ी देर के लिए शांत कर दिया है, अर्जुन ने कहा। पर यह आत्मा ऐसे कब तक शांत रहेगी, तन्वी ने कहा। जब तक ये मंत्र चलेंगे और जब तक स्वाति बेहोश नहीं हो जाती तब तक, अर्जुन ने कहा। जब तक स्वाति शांत है तब तक हम पूजा के लिए सामान ले आते हैं और पूजा की तैयारी कर लेते हैं, ताकि शाम को जब चारों पुजारी जी आत्मा मुक्ति की पूजा करें तो किसी सामान की कमी ना रहे, संतोष ने कहा। जी चाचा जी, रुद्र ने कहा। आयशा को छोड़कर सब लोग वहां से चले जाते हैं और तैयारी में लग जाते हैं। शाम हो गई थी। सभी लोग स्वाति के कमरे में अंदर बैठे हुए थे। स्वाति बेहोश थी। तभी पीयूष को एक बदबू आने लगती है। यार तुम्हें कोई बदबू आ रही है, पीयूष ने कहा। हाँ यार आ रही है, समीर ने कहा। सभी लोग अपनी नाक पर अपना हाथ रखने लगते हैं और अपनी नाक बंद करने की कोशिश करने लगते हैं। ये बदबू की गंध बढ़ती जा रही थी और वो गंध ठीक वैसी आ रही थी जैसे मरे हुए इंसान के शरीर में से आती है। शायद ये बदबू स्वाति के शरीर में से आ रही है, तन्वी ने कहा। तुम ठीक कह रही हो तन्वी, ये बदबू स्वाति के शरीर में से आ रही है। अक्सर यही होता है, जब कोई दुष्ट आत्मा किसी शरीर में घुसती है तो उसका शरीर धीरे धीरे खाने लगती है और उसके शरीर में से बदबू आने लगती है। पर स्वाति का शरीर तो पूरा वैसे ही दिख रहा है, पीयूष ने कहा। पीयूष, ये आत्मा बाहरी शरीर नहीं, अंदरूनी पार्ट्स खाती है जो हमें दिखते नहीं है, अर्जुन ने कहा। इसका मतलब वो चुड़ैल मेरी स्वाति को मार देगी, आयशा ने रोते हुए कहा। आप ऐसा मत बोलिए आंटी जी, कुछ ही देर में पुजारी जी आते होंगे, वो सब ठीक कर देंगे, समीर ने कहा। सभी लोग बात ही कर रहे थे कि तभी उस कमरे में चारों पुजारी आ जाते हैं। जैसे वो चारों पुजारी स्वाति कमरे के अंदर कदम रखते हैं, स्वाति अपनी आंखें खोल लेती है। चारों पुजारी पूजा का पूरा सामान एक भगवा रंग की पोटली में लेकर आए थे। आप सभी लोग इस लड़की से दूर हट जाइए, नीरज पुजारी ने कहा। सभी लोग स्वाति से दूर हट जाते हैं और एक साथ उसी कमरे के दूसरे साइड पर खड़े हो जाते हैं। याद रहे, ये दुष्ट आत्मा आप लोगों को बहुत कोशिश करेगी भटकाने की, अपनी बातों में फंसाने की। ये स्वाति के साथ कुछ भी कर सकती है, पर किसी को भी उसके पास नहीं जाना है, वरना सारी पूजा व्यर्थ हो जाएगी, निशांत पुजारी ने कहा। आप में से कोई जाइए और घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दीजिए ताकि आत्मा घर के बाहर ना जा सके, आदित्य पुजारी ने कहा। मैं जाता हूँ, रुद्र ने कहा। मैं भी चलता हूँ, अर्जुन ने कहा। रुद्र और अर्जुन घर के सभी खिड़की दरवाजे बंद करने चले जाते हैं। चारों पुजारी आत्मा मुक्ति पूजा की तैयारी करने लगते हैं। इतने में रुद्र और अर्जुन घर के सभी खिड़की दरवाजे बंद करके वापस आकर खड़े हो जाते हैं। निर्मल पुजारी एक पात्र लेते हैं और उसमें लोबान जलाते हैं। लोबान जलाने से पूरे घर में धुआं धुआं होने लगता है। सकारात्मक शक्तियों का वातावरण पूरे घर में बन गया था। निर्मल पुजारी जले हुए लोबान का पात्र उठाकर बेड पर लेटी हुई स्वाति के शरीर के पास ले जाने लगते हैं। जैसे ही पुजारी जी स्वाति के शरीर के पास वो पात्र ले जाते हैं, स्वाति बेड पर लेटे लेटे हिलने लगती है। लोबान की खुशबू उसके शरीर के अंदर जा रही थी। ऐसा लग रहा था उस खुशबू से स्वाति के शरीर में जलन मच रही हो। आदित्य पुजारी पोटली में से नींबू निकालते हैं और इस नींबू से 8 बार स्वाति का उतारा उतारते हैं। उतारा उतारने के बाद आदित्य पुजारी उस नींबू को स्वाति के लेफ्ट पर के अंगूठे के नीचे रख देते हैं। हे भोलेनाथ, रक्षा की इस लड़की की, नीरज पुजारी ने कहा। चारों पुजारी एक साथ महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने लगते हैं। जैसे ही मृत्युंजय मंत्र की आवाज स्वाति कानों में जाती है, स्वाति तड़पने लगती है, चिल्लाने लगती है। वो पागलों की तरह अपने हाथ पैर फड़फड़ाने लगती है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके शरीर में लोहे के गर्म गर्म सलिए घुसा रहा हो। माँ मुझे बचाइए ना, स्वाति ने रोते हुए अपनी आवाज में कहा। स्वाति को ऐसे तड़पता हुआ देख आयशा के अंदर की माँ की ममता जाग जाती है और वो स्वाति के पास जाने लगती है। पर तभी संतोष उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है। माँ जी, आप तो मुझे बचाइए, माँ जी बचाइए ना, स्वाति ने रुद्र की माँ से कहा। स्वाति और जोर जोर से चिल्लाने चीखने लगती है और कहती है, बंद करो ये आवाजें, बंद करो ये मंत्र पढ़ना, पुजारी चले जाओ यहाँ से, पुजारी वरना चारों मरोगे, देख लेना, स्वाति ने भारी आवाज में कहा। चारों पुजारी स्वाति की बात पर ध्यान नहीं दे रहे थे और लगातार मंत्र पढ़ते जा रहे थे। घर के सभी लोग ये दृश्य देखकर सहम गए थे। मंत्रों के जाप से घर के अंदर दैवीय शक्ति की अनुभूति होने लगी थी। स्वाति पागलों की तरह हंसने लगती है और कहती है, नीरज एक बात बता, इस बार वो सुशलाचार्य किसे मेघनाथ मंदिर का भार सौंपेगा? आखिर कौन कुलगुरु बनेगा? तुम में से कौन लायक है इस पद के? अर्जुन समझ नहीं पा रहा था कि स्वाति के अंदर जो आत्मा है उसे इन पुजारियों की भी निजी जिंदगी के बारे में कैसे पता चला। यार देख, तेरा नंबर तो नहीं लगने वाला, और ये जो सुशलाचार्य इसका चमचा तो यादिती है ना, देख लेना, वो कोई भी परीक्षा कराए, कोई भी जीते, कुलगुरु तो यादिती ही बनेगा। अरे निशान, फिर तेरा क्या होगा? तेरा तो बचपन का सपना है ना कुलगुरु बनने का। बचपन से
सुशलाचार्य तेरे साथ भेदभाव करते आए ना, और अब भी करेंगे, आदित्य को कुलगुरु बनाकर, स्वाति ने हंसते हुए कहा। स्वाति ने जैसे ये कहा, निशांत पुजारी मंत्र पढ़ते पढ़ते रुक जाते हैं। जब आदित्य देखता है कि निशांत का मन भटक रहा है तो आदित्य उसी वक्त मंत्र पढ़ते पढ़ते पोटली में से 3 पत्तों वाला बेलपत्र निकालता है और स्वाति के माथे पर रखता है। जैसे ही आदित्य वो बेलपत्र स्वाति के माथे पर रखता है, स्वाति जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगती है, नहीं नहीं नहीं। स्वाति अपने हाथ पैर फड़फड़ाने लगती है। पूरी हवेली में उसकी चीख की आवाज गूंजने लगती है। आदित्य पुजारी वो बेलपत्र स्वाति के माथे से धीरे धीरे उसके गले पर और गले से नीचे उसके पैरों की तरफ ले जाने लगते हैं। पैरों के पास लाकर आदित्य पुजारी वो बेलपत्र वहीं पर रख लेते हैं। आदित्य पुजारी चिल्लाते हुए कहते हैं, निशांत जल्दी यहाँ पर आओ। निशांत पुजारी अपनी यादों से बाहर आ जाते हैं और भागते हुए स्वाति के पैर के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। आदित्य पुजारी जैसे वो बेलपत्र स्वाति के पैर से उठाते हैं, एक काला साया स्वाति के लेफ्ट पैर के अंगूठे से निकलता है और उसके अंगूठे के नीचे रखे नींबू के अंदर घुस जाता है। उस नींबू का रंग पीले से काला हो जाता है। निशांत पुजारी के हाथ में एक लंबी सी कील थी। जैसे उस नींबू का रंग बदलता है, निशांत पुजारी आधी कील उस नींबू के अंदर घुसा देते हैं और उस नींबू को उठाकर एक छोटी सी भगवा रंग की पोटली में रख देते हैं। अब आपकी स्वाति ठीक है। इस आत्मा को अब हम अपने साथ ले जा रहे हैं, इस हमेशा हमेशा के लिए धरती लोक से मुक्ति दिलाने के लिए, आदित्य पुजारी ने कहा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया पुजारी जी, हमारे परिवार की रक्षा करने के लिए, रुद्र की मां ने कहा। आप मेरा शुक्रिया मत कीजिए, भोलेनाथ का शुक्रिया कीजिए। असली रक्षा तो उन्होंने की अपने मृत्युंजय मंत्र से। भगवान शिव के मृत्युंजय मंत्र में इतनी शक्ति है कि कोई भी दैत्य शक्ति उनके मंत्र के सामने नहीं टिक सकती, आदित्य पुजारी ने कहा। हर हर महादेव, निर्मल पुजारी ने नारा लगाया। हर हर महादेव, सब लोग एक साथ कहते हैं। चारों पुजारी वहां से चले जाते हैं। स्वाति पूरी रात बेहोश रहती है और अब बस सभी लोग स्वाति के होश में आने का इंतजार कर रहे थे। एक नया दिन नई उम्मीदों के सूरज के साथ उग गया था। खुशियों की किरणें रुद्र के घर में बिखरने लगी थीं। स्वाति की हालत अब पहले से बेहतर थी। ये बात जानकर सब लोग खुश और चिंता मुक्त हो गए थे। रुद्र के घर में सब कुछ सामान्य चलने लग गया था। दोपहर के 3 बज रहे थे। अजय चिरायु हॉस्पिटल में डॉक्टर माधवी के कैबिन में बैठा हुआ था। अजय बार बार अपने पैर हिलाए जा रहा था जैसे वो किसी चीज का इंतजार कर रहा हो। तभी उस कैबिन का गेट खुलता है और डॉक्टर माधवी कैबिन के अंदर आती हैं। डॉक्टर माधवी के हाथ में एक फाइल थी। जैसे ही डॉक्टर माधवी कैबिन के अंदर आती हैं, अजय हड़बड़ाते हुए डॉक्टर माधवी से पूछता है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई क्या उसकी? हाँ, आ गई, डॉक्टर माधवी ने कुर्सी के ऊपर बैठते हुए कहा। पता चला कि कैसे मरी थी वो? हाँ, वो पानी में डूबकर मरी थी। क्या? इसका मतलब किसी ने उसे नहीं मारा, उसने आत्महत्या की है? जी हाँ, क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर ना ही कोई जहर मिला है और ना ही बॉडी के ऊपर किसी चीज का घाव है। एक खरोंच तक नहीं है उसकी बॉडी पर। इससे तो यही पता चलता है कि उसकी मौत पानी में डूबकर हुई है। अच्छा, एक बात और, इस लड़की के पेट में 3 महीने का बच्चा था, वो प्रेग्नेंट थी। ये क्या बात कर रहे हैं आप? ऐसे कैसे हो सकता है? अब ये मुझे नहीं पता, पर मैं वही बता रही हूँ जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया। अच्छा ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया रिपोर्ट जल्दी देने के लिए। इंस्पेक्टर साहब, इसमें शुक्रिया किस बात का, ये काम है हमारा। अजय वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट डॉक्टर माधवी के हाथ से ले लेता है और वहां से चला जाता है। गोंदिया पुलिस स्टेशन के अंदर माखनलाल टेबल पर बैठकर रजिस्टर में काम कर रहा था कि तभी वहां पर अजय आ जाता है। अजय को देखकर माखनलाल खड़े होता है और सैल्यूट करते हुए कहता है, जय हिंद साहब। जय हिंद। सुनो माखनलाल, जरा वो गौरी केस की फाइल निकालना। जी साहब, अभी निकालता हूँ। माखनलाल कमरे में रखी रैक के पास जाता है और गौरी की फाइल निकालकर अजय को देते हुए कहता है, ये लीजिए साहब। सुनो, ये जो गौरी का केस है ना, वो अब हम बंद कर रहे हैं। क्यों? क्या? पर क्यों साहब? आपको भी यकीन हो गया ना साहब कि गौरी चुड़ैल है? हम तो पहले ही बोल रहे थे बंद कर देते हैं केस, पर आप नहीं माने। माखनलाल तुम भी ना, अजय ने हंसते हुए कहा। एक काम करो, मेरे साथ रुद्र के घर चलो। ये केस वहीं पर शुरू हुआ था और अब वहीं पर खत्म होगा। अजय और माखनलाल जिप्सी में बैठते हैं और रुद्र के घर जाने के लिए निकल जाते हैं। रुद्र के घर के हॉल में सभी लोग साथ साथ बैठे हुए थे और बातें कर रहे थे। तभी माखनलाल और अजय वहां पर आ जाते हैं और सभी लोग अजय और माखनलाल को यूं अचानक आते देख हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि ये दोनों यहाँ पर क्यों आए हैं। सबको एकदम चुप देखकर अजय पूछता है, अरे साहब, अब हम दोनों को देखकर ऐसे हैरान क्यों हो रहे हैं? वो तुम दोनों हमेशा बुरी खबर लाते हो ना, इसलिए, पीयूष ने धीरे से कहा। पर उसकी ये बात अजय सुन लेता और कहता है, इस बार कोई बुरी खबर नहीं है, अच्छी खबर लाया हूं तुम सबके लिए। क्या? जल्दी बताइए, क्या खबर है इंस्पेक्टर साहब? अनन्या ने कहा। गौरी का केस मैंने आज क्लोज कर दिया है, अब तुम सब अपने घर जा सकते हो। अजय की ये बात सुनकर रुद्र के सभी दोस्त बहुत खुश हो जाते हैं। सभी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। गौरी का केस क्लोज हो गया, इसका मतलब गौरी मिल गई बेटा, रुद्र की मां ने उत्साहित होते हुए कहा। अजय अपना मुंह छोटा सा करते हुए कहता है, आंटी जी, गौरी मिली तो है पर जिंदा नहीं, मरी हुई। क्या? सबने एक साथ हैरानी के साथ कहा। ये आप क्या बोल रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? आयशा ने कहा। जी आंटी जी, मैं सच बोल रहा हूँ। बात कुछ ऐसी कि भिखारी की मौत और पुजारी जी की मौत में एक चीज कॉमन थी, वो ये थी कि दोनों ही लाश की नाभि गायब थी। भिखारी की लाश तालाब के पास मिली थी, इसलिए मैंने सोचा हो सकता है कि वहां से कुछ नया सुराग हाथ लग जाए।
लेकिन आज सुबह मैं तालाब पर चला गया। जब मैं तालाब पर पहुंचा तो मैंने देखा उस तालाब में एक लड़की की लाश तैर रही थी। जब मैंने उस लाश का चेहरा देखा तो वो गौरी थी। अजय ने कहा। पर गौरी को किसने मारा? रुद्र ने कहा। शायद उसके प्रेमी ने। क्या उसके प्रेमी ने? सबने एक साथ हैरानी के साथ कहा। जी हाँ, उसके प्रेमी ने, क्योंकि गौरी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि गौरी प्रेग्नेंट थी और उसके पेट में 3 महीने का बच्चा था। और फिर गौरी मंडप से कैसे गायब हुई? उसका किडनैप नहीं हुआ था क्या? समीर ने कहा। शुरुआत में हमें भी लगा कि गौरी का किडनैप हुआ है, पर अभी जो सबूत मिले हैं उस हिसाब से लगता है कि उसने आत्महत्या की है। गौरी प्रेग्नेंट थी, शायद उसे शादी वाले दिन अपने आप पर गिल्ट फील हो रहा हो, या रुद्र के घर वालों को देखकर वो उसे धोखा नहीं देना चाहती होगी, इसलिए वो शादी के मंडप से गायब हो गई। क्या आप उसके प्रेमी की तहकीकात नहीं करेंगे? पीयूष ने कहा। नहीं, क्योंकि जितना हमें पता है गौरी का इस दुनिया में कोई नहीं था, और ना ही हमें यह पता चल पाया है कि वो कहाँ रहती थी, इसलिए उसके बारे में पता करना बहुत मुश्किल है। और उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला है कि उसकी मौत पानी में डूबकर हुई है। यदि उसका प्रेमी मिल भी गया तो यह आत्महत्या केस बनेगा, इसलिए हमने उस केस को यहीं पर बंद करने का फैसला लिया है। और रुद्र, अब तुम्हारे दोस्त अपने अपने घर जा सकते हैं। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब, आपको नहीं पता आपके इस फैसले से कितनी राहत मिली है हमें, समीर ने कहा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर अजय और माखनलाल वहां से जाने लगते हैं। एपिसोड 52। अजय और माखनलाल घर से बाहर ही निकले थे कि तभी उन्हें पीछे से अर्जुन आवाज लगाता है। इंस्पेक्टर साहब सुनिए। अर्जुन की आवाज सुनकर अजय और माखनलाल रुक जाते हैं। हाँ बोलो अर्जुन, क्या हुआ? अजय ने कहा। वो मैं ये पूछना चाहता था, आपको पूरा कंफर्म है कि गौरी की मौत पानी में डूबकर हुई है? हाँ अर्जुन, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो यही सामने निकल कर आया है कि उसकी मौत पानी में डूबकर हुई है। ना ही उसकी बॉडी के अंदर कोई सा जहर मिला है और ना ही उसकी बॉडी पर एक भी खरोंच का निशान था। तो इससे तो फिर यही जाहिर होता है कि उसने आत्महत्या की है। अच्छा ठीक है। और हाँ, बॉडी के खरोंच से याद आया, उसके लेफ्ट हैंड पर एक निशान बना हुआ था। अजय ने कहा। कैसा निशान था, क्या आप बता सकते हैं? रुको, याद करने दो। क्या बताया था डॉक्टर माधवी ने? हाँ याद आया, वो गौरी के लेफ्ट हैंड पर एक ट्रायंगल का निशान बना हुआ था। वो निशान ऐसा लग रहा था जैसे गौरी ने चाकू से अपने हाथ पर बनाया हो। क्या कहा, ट्रायंगल? अर्जुन ने हैरानी के साथ कहा। हाँ ट्रायंगल। पर तुम इतने हैरान क्यों हो गए? क्या तुम इस निशान के बारे में कुछ जानते हो? नहीं, अर्जुन ने हड़बड़ाहट में कहा। अच्छा ठीक है, फिर हम चलते हैं, हमें देर हो रही है, बहुत काम है थाने में। इतना कहकर अजय और माखनलाल वहां से चले जाते हैं। अजय और माखनलाल के चले जाने के बाद अर्जुन सोचने लगता है कि अजय जैसा निशान गौरी के हाथ में बता रहा है, कहीं वो निशान सौदे का निशान तो नहीं? वैसा ही निशान जो भिखारी के हाथ में था, पर गौरी ने किसके साथ अपनी आत्मा का सौदा किया था। यही सोचते सोचते अर्जुन हवेली के अंदर चला जाता है। जब वो हवेली के अंदर जाता है तो देखता है कि समीर अनन्या हाल में बैठकर रुद्र और उसके घर वालों से वापस जाने की बात कर रहे थे। यार रुद्र, अब हमें निकलना चाहिए, आज ही मेरे सर का कॉल आया था, वो बहुत गुस्सा कर रहे थे, समीर ने कहा। समीर ठीक कह रहा है, मेरे भी सर का फोन आया था, अनन्या ने कहा। पर यार कुछ दिन और रुक जाते हैं, रुद्र ने कहा। रुद्र बेटा ठीक कह रहा है, तुम सब कुछ दिन और रुक जाओ, रुद्र की मां ने कहा। आंटी जी, आप समझने की कोशिश कीजिए, हम लोग पहले ही बहुत दिन यहाँ पर रुक चुके हैं, अब जल्दी से वापस काम पर जाना चाहिए, वरना हमारा कैरियर खतरे में आ जाएगा, समीर ने कहा। ठीक है, फिर अब तुम लोगों को जाना ही है तो फिर जाने वाले को कौन रोक सकता है, रुद्र ने कहा। तो फिर मैं कल सुबह ही पहली ट्रेन की टिकट बुक कर देता हूँ। हम कितने लोग हैं जाने वाले? 3 है ना, समीर ने कहा। 3 नहीं 4, मैं भी चल रहा हूँ, अर्जुन ने कहा। क्या कहा, अब तू भी जा रहा है अर्जुन? रुद्र ने हैरानी के साथ कहा। हाँ भाई क्या करूं, वो एडिटर सर का कॉल आया था, कहानी में कुछ चेंजेस करने हैं और उसके लिए वहां पर जाकर ही करना पड़ेगा, यहाँ पर नहीं कर सकता, अर्जुन ने कहा। फिर 4 नहीं 5 टिकट बुक करो, मैं अकेला यहाँ पर रुककर क्या करूंगा, पीयूष ने कहा। ठीक है भाई साहब, इसकी भी टिकट बुक कर दो। इसका कहना भी ठीक ही है, मेरे लिए तो यहाँ पर रुका हुआ था, अर्जुन ने कहा। अच्छा ठीक है, फिर मैं कल सुबह 11 बजे की ट्रेन की टिकट बुक कर रहा हूँ, समीर ने अपने मोबाइल पर ट्रेन की टिकट की बुकिंग करते हुए कहा। सभी लोग अपने अपने कमरे में जाकर अपने कपड़ों की पैकिंग करना शुरू कर देते हैं। सुबह हो गई थी और आज ये रुद्र के दोस्तों का बलमा टोला गांव में आखिरी दिन था। रुद्र छत पर सिगरेट पी रहा था। रुद्र ने अभी 2-3 कश खींचे थे कि तभी वहां पर रुद्र की मां आ जाती है। मां को देखकर रुद्र सिगरेट नीचे फेंक देता है और लात मारकर सिगरेट जल्दी जल्दी बुझाने लगता है। पर रुद्र की मां ने रुद्र को सिगरेट पीते हुए देख लिया था। बेटा सिगरेट बुझाने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है तुम सिगरेट पीते हो,
रुद्र की मां ने कहा। क्या कहा मां, आपको पता है? रुद्र ने नजर चुराते हुए कहा। मां हूं तुम्हारी, सब जानती हूं। तुम्हारा रोज रात को सोने से पहले छत पर आना और सिगरेट पीना, ये आदत पहचान गई थी मैं। पर रुद्र बेटा, सिगरेट वाली बात छुपाई तो छुपाई, तुमने आज तक मुझे ये भी कभी नहीं बताया क्यों कि तुम तन्वी से प्यार करते थे। मां क्या बताता आपको, मैं जब आपको बताने का सोचा था उससे पहले ही वो रिश्ता खत्म हो गया था। पर क्यों खत्म हो गया था बेटा? मां छोड़िए ना इन सब बातों को, आपने ही तो मुझे सिखाया ना कि बुरी बातों को भूल जाओ, उसी में भलाई है। बेटा मैंने तुम्हें सिखाया है कि बुरी बातों को भूल जाओ, अच्छे लोगों को नहीं। और इतने दिनों में मैं जितना तन्वी को जान पाई हूं उस हिसाब से मुझे लगता है तन्वी बहुत अच्छी लड़की है। उसके साथ तुम्हारी जोड़ी भी अच्छी लगती है। तुम्हें तन्वी के साथ फिर से बात करनी चाहिए, एक नई शुरुआत करनी चाहिए। हमारी जिंदगी में कभी कभी ऐसे मोड़ आते हैं जब रिश्ते संभालना मुश्किल होते हैं और हालात ऐसे हो जाते हैं कि वो टूट जाते हैं। पर इसका मतलब ये तो नहीं कि हम उन रिश्तों का साथ ही छोड़ दें। माँ, कुछ रिश्ते जब टूट जाते हैं तो फिर भगवान भी उन्हें नहीं जोड़ पाते हैं। हमें जिंदगी में उन्हें भुलाकर आगे बढ़ना पड़ता है। पर बेटा, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए एक हमसफर की जरूरत तो पड़ती है ना। और एक ना एक दिन तो तुझे शादी करनी है, तो फिर जिससे तूने प्यार किया था उससे क्यों शादी नहीं कर लेता? क्योंकि माँ, वो प्यार खत्म हो चुका है। तो बेटा मैं वही जानना चाहती हूँ कि आखिर क्या हुआ था जो वो प्यार खत्म हो गया। और मेरी एक बात ध्यान से सुनो, यदि तुमने अपनी जिंदगी में कभी किसी से सच्चा प्यार किया होगा तो वो प्यार कभी खत्म नहीं होता। और यदि तुम्हें लगता है वो प्यार खत्म हो गया है तो इसका मतलब यह है कि तुमने अपनी जिंदगी में कभी प्यार किया ही नहीं है। माँ, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं? यही बेटा कि आखिर क्या हुआ था कि तन्वी और तुम अलग हो गए। रुद्र अपनी माँ के सवाल का जवाब देता उससे पहले ही नीचे से पीयूष की आवाज आ जाती है। अरे रुद्र, कितनी देर लगाएगा छत पर? जल्दी आ, हमारी ट्रेन यहाँ पर नहीं आने वाली, स्टेशन जाना पड़ेगा। मुझे तो लगता है इसने प्लान बनाकर रखा है हमारी ट्रेन छुड़ाने का, समीर ने कहा। अरे आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ, इतना कहकर रुद्र नीचे जाने लगता है। अजय और माखनलाल गोंदिया के पुलिस स्टेशन में बैठकर चाय पी रहे थे। तभी अजय कहता है, माखनलाल, ये जो मेघ का दूसरा दरवाजा है ना, वो अभी भी खुला हुआ है ना? हाँ साहब, अभी भी खुला हुआ है। मैंने सुना है कि पंडित सुशलाचार्य वापस आकर उस दरवाजे को बंद करेंगे, उनके बिना वो दरवाजा बंद नहीं हो सकता। अच्छा माखनलाल, मेरे मन को एक बात खाई जा रही है। कैसी बात साहब? जिस दिन ये मेघ का दरवाजा खुला उसी दिन पुजारी की मौत हुई। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि दरवाजे के खुलने और पुजारी की मौत के पीछे इन दोनों के बीच कुछ कनेक्शन जरूर है। साहब वैसे देखा जाए तो आपका कहना ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि मेघ में जिस चुड़ैल को कैद किया गया था वो अपने शिकार को मारने के बाद साधु लिखा करती थी। और जब हमको पुजारी जी की लाश मिली तो तब भी सड़क पर खून से साधु लिखा हुआ था। माखनलाल एक काम करो, मेघ गाँव चलो। साहब अभी क्या बोल रहे हैं? माखनलाल ने घबराते हुए कहा। माखनलाल, मैंने जितना कहा उतना करो, समझे? जी साहब। अजय और माखनलाल जिप्सी में बैठकर मेघगांव जाने के लिए निकल जाते हैं। रुद्र और उसके दोस्त लोग गोंदिया स्टेशन पर पहुंच गए थे। कुछ ही देर में उनकी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आने वाली थी। रुद्र बारी बारी अपने सभी दोस्तों के गले मिल रहा था और उन्हें अलविदा कह रहा था। चल भाई, आए, और अच्छी किताब लिखना, बेस्ट सेलर होनी चाहिए, रुद्र ने अर्जुन के गले लगते हुए कहा। हाँ भाई, बस ऐसी दुआ देते रहो, अर्जुन ने कहा। और मॉडल देखना, इस साल तेरा मिस इंडिया के लिए जरूर सिलेक्शन हो जाएगा, रुद्र ने अन्य के गले लगते हुए कहा। सिलेक्शन क्या, मैं तो मिस इंडिया खिताब ही जीत कर आऊंगी, देख लेना, अनन्या ने कहा। अनन्या के बगल में ही तन्वी खड़ी थी। सबको गले लगाते लगाते रुद्र के दिमाग से निकल जाता है कि अनन्या के बगल में तन्वी खड़ी है और वो उसे गले लगाते हुए कहता है, और तुम मेरी जान। रुद्र अपनी बात पूरी करता तभी उसे एहसास हो जाता है कि उसका और तन्वी का रिश्ता टूट चुका है। वो उसी वक्त तन्वी से दूर हट जाता है और चुप हो जाता है। रुद्र को चुप होते हुए देख पीयूष कहता है, मुझे लगता है हमें कुछ देर के लिए थोड़ा दूर खड़े हो जाना चाहिए, किसी को प्राइवेट स्पेस चाहिए बात करने के लिए। तन्वी और रुद्र को वहीं पर छोड़कर बाकी सब उन दोनों से थोड़ा दूर जाकर खड़े हो जाते हैं। रुद्र और तन्वी पास ही रखी प्लेटफॉर्म की बेंच पर जाकर बैठ जाते हैं। रुद्र और तन्वी दोनों चुपचाप बैठे हुए थे। तभी मौका देखते हुए रुद्र जानबूझकर धीरे से खांसता है। तन्वी भी धीरे से खांसती है, ये सोचकर कि रुद्र कुछ कहेगा, पर वो कुछ नहीं बोल रहा था। रुद्र ऐसे चुपचाप बैठा हुआ था जैसे किसी अनजान लड़की के बगल में बैठा हो। रुद्र को यूं चुपचाप बैठे हुए देख तन्वी का सब्र का बांध टूट जाता है और वो कहती है, रुद्र तुम आज भी कुछ नहीं बोलोगे? क्या बोलूं तन्वी में? कुछ नहीं, रहने दो तुम, तन्वी ने नाराजगी के साथ कहा। थोड़ी देर बाद रुद्र कहता है, सुनो तन्वी। हाँ बोलो रुद्र। ट्रेन में अपना ख्याल रखना, ठीक है, और खिड़की के बाहर हाथ मत निकालना। हाँ, और ट्रेन का खाना मत खाना। तन्वी को रुद्र की बातें सुनकर गुस्सा आ जाता है और वो कहती है, रुद्र तुम्हें अभी भी ये फालतू की बातें करनी है और हमारे रिश्ते के बारे में कुछ नहीं बोलना है? कैसा रिश्ता तन्वी, कौन सा रिश्ता? रुद्र ने कहा। ये बात सुनकर तन्वी को और गुस्सा आ जाता है और वो बेंच पर से उठ जाती है और कहती है, सही कहा, कैसा रिश्ता, कौन सा रिश्ता? मैं भूल गई थी, 5 साल पहले सब खत्म हो चुका है। तन्वी ने इतना ही कहा था कि तभी उनकी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ जाती है। तन्वी अपना बैग उठाती है और ट्रेन के पास जाने लगती है। तभी रुद्र उसका हाथ पकड़ लेता है। तन्वी को लगता है शायद रुद्र अब अपने दिल की बात उससे कहेगा, पर वो कहता है, तन्वी मैं तुम्हारा बैग पकड़ लेता हूँ, बैग के साथ ट्रेन में नहीं चढ़ा पाओगी।
ये बात सुनकर तन्वी को और गुस्सा आ जाता है और वो बैग रुद्र के हाथ में दे देती है और तेजी के साथ ट्रेन के पास जाने लगती है। जितनी तेजी से तन्वी ट्रेन के पास जा रही थी उतनी तेजी से एक सैलाब उसके मन में बह रहा था। रुद्र के सभी दोस्त ट्रेन में बैठ गए थे। तन्वी खिड़की के पास बैठी हुई थी। तन्वी ने अपनी पलकों के नीचे अपने आंसू छुपा कर रखे थे जो किसी भी समय गिर सकते थे। रुद्र स्टेशन पर ही खड़े होकर तन्वी को खिड़की के पास बैठे हुए देखे जा रहा था। शायद रुद्र के मन में बहुत सारी बातें थीं जो वो तन्वी से कहना चाहता था। उसको तन्वी के पलकों के पीछे छुपे वो आंसू दिख रहे थे जो उसने सबसे छुपा कर रखे थे, पर पता नहीं ऐसी क्या चीज थी जो रुद्र को रोके हुई थी जिस कारण वो तन्वी से अपने दिल की बात नहीं कह पा रहा था। रुद्र तन्वी के साथ मिलकर रोना चाहता था, उससे झगड़ना चाहता था, उसे प्यार करना चाहता था, पर उसने अपनी सारी फीलिंग्स अपने मन में ही दफन कर ली थी और वो तन्वी को अपनी जिंदगी से बहुत दूर जाते हुए देख रहा था। ट्रेन रवाना होने की आवाज आती है और ट्रेन के साथ ही रुद्र का कॉलेज का प्यार भी रवाना हो जाती है। जिस तरह ट्रेन प्लेटफॉर्म से जा चुकी थी ठीक उसी तरह रुद्र के प्यार की ट्रेन भी उसके दिल के प्लेटफॉर्म से जा चुकी थी। आयशा और रुद्र की माँ हॉल में बैठी हुई थी। आयशा बहुत देर से देख रही थी कि रुद्र की माँ बहुत देर से चुपचाप बैठी हुई है। रुद्र की माँ किसी सोच में खोई हुई थी। आज से पहले उसने कभी अपनी जेठानी को इतना खोए कभी नहीं देखा था। उससे ये चुप्पी देखी नहीं जाती और वो पूछती है, क्या हुआ दीदी, आप क्या सोच रही हो? कहीं रुद्र और तन्वी के रिश्ते के बारे में तो नहीं सोच रही? अरे नहीं आयशा, रुद्र और तन्वी के रिश्ते के बारे में तो अब उन दोनों को सोचना है कि उन्हें साथ में रहना है या नहीं। आखिर ये उनकी जिंदगी है। मैं माँ हूँ रुद्र की और मेरा काम था उसको एक अच्छा इंसान बनाना और वो मैंने बना दिया। अब उसे जिंदगी किसके साथ निभाना है इसका फैसला वो खुद करेगा। वो जिसे मेरी बहू बनाना चाहेगा मैं बनाने के लिए तैयार हूँ। वो आयशा, तुम्हें याद है कि कल जब पुजारी जी स्वाति के अंदर से उस चुड़ैल को मुक्ति दिला रहे थे तो उसने पहले तुम्हें बोला था कि माँ मुझे बचाओ और फिर उसके बाद उसने मुझसे कहा था कि माँ जी मुझे बचाओ। हाँ याद है दीदी। तुम्हें पता है आज तक स्वाति ने कभी मुझे माँ जी नहीं बोला और यदि मेघ की चुड़ैल उसके अंदर रहती तब भी वो मुझे माँ जी नहीं बोलती। आज तक सिर्फ एक ही लड़की ने मुझे माँ जी बोला है। किसने दीदी? गौरी ने। आयशा, क्या मतलब? आप कहना क्या चाहती हैं कि स्वाति के अंदर मेघ की चुड़ैल नहीं बल्कि गौरी की आत्मा थी? मैं पूरे यकीन के साथ तो नहीं कह सकती पर मुझे लगता है कि स्वाति के अंदर गौरी की आत्मा थी ना, कि मेघ की चुड़ैल क्योंकि एक गौरी है जो मुझे माँ जी बोला करती थी। और तुमने भी तो उस रात मेघ के दरवाजे के पास उस चुड़ैल की आवाज सुनी थी। तुम्हें मेघ की चुड़ैल और जिसकी आत्मा हमारी स्वाति के अंदर घुसी थी उसकी आवाज अलग नहीं लगती? हाँ दीदी, आप सही कह रही हैं। मेघ की चुड़ैल मराठी में गालियां दिया करती थी और ये नहीं दे रही थी। इसका मतलब यह है कि मेघ में जिस औरत को जलाया गया था उसकी आत्मा को अभी मुक्ति नहीं मिली है। वो अभी भी हमारे गांव में भटक रही है। अजय और माखनलाल मेघ गांव पहुंच गए थे। दोनों ही जिप्सी से मेघ गांव में घूम रहे थे। मेघ गांव की सड़क बहुत कच्ची थी जिस कारण जिप्सी हिल रही थी। अजय जिप्सी चला ही रहा था कि तभी अचानक वो जिप्सी रोक देता है। यूं अचानक जिप्सी रोकते देख माखनलाल उससे पूछता है, क्या हुआ साहब, आपने जिप्सी यहाँ पर क्यों रोक दी? पता नहीं माखनलाल, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ याद आ रहा हो यहाँ पर। अजय ने जिप्सी से नीचे उतरते हुए कहा। क्या याद आ रहा है साहब? माखनलाल ने कहा। अजय माखनलाल की बातों का कुछ जवाब नहीं देता है और पैदल पैदल आगे बढ़ने लगता है। अजय ने मेघ गांव के स्कूल के पास जिप्सी रोकी थी। अजय स्कूल के खेल के मैदान के पास जाता है और जले हुए बरगद के पेड़ के तने के पास जाकर रुक जाता है। क्या हुआ साहब, आप यहाँ इस बरगद के तने के पास क्यों खड़े हो गए? माखनलाल, शायद यही वो बरगद का पेड़ का तना है ना जहाँ पर 18 साल पहले उस औरत को जिंदा जला दिया गया था। हाँ साहब, यही पेड़ है। आपको तो याद ही होगा ना, क्योंकि आप शायद बचपन में इसी स्कूल में पढ़ते थे ना। हाँ माखनलाल, पर मैंने तुम्हें कहा था ना कि बचपन की बातें मुझे याद नहीं, बस ये याद है कि मैं इस स्कूल में पढ़ता था और एक भी ऐसा पल नहीं जो मुझे याद हो यहाँ का। हाँ याद आया, बताया था आपने। तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हारी पहली पोस्टिंग इसी गांव में हुई थी। हाँ साहब, यही हुई थी। तो क्या जिस औरत को आज से 18 साल पहले जलाया गया था उसका केस दर्ज हुआ था? साहब मुझे पता नहीं, क्योंकि उस औरत को जलाने के 2 महीने बाद मेरी पोस्टिंग यहाँ पर हुई थी। क्या तुम्हें याद है मेघ का थाना कहाँ पर है? हाँ याद है ना, आपकी यादें मिटी हैं, मेरी थोड़ी। माखनलाल ने हंसते हुए कहा। तो फिर चलो मेघ के पुलिस स्टेशन पर। क्यों? मैं वहीं पर चलकर तुम्हें बताऊंगा। ट्रेन को निकले हुए 6 घंटे से ज्यादा हो गया था। अर्जुन, समीर, अनन्या, पीयूष और तन्वी एक साथ ही बैठे हुए थे और एक दूसरे से बातें कर रहे थे। पीयूष बहुत देर से देख रहा था कि सभी लोग कुछ न कुछ बातें कर रहे थे, पर अर्जुन उनकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा था। वो किसी ख्याल में खोया हुआ था। लग रहा था जैसे वो कुछ सोच रहा हो। क्या हुआ लेखक साहब, ट्रेन में बैठे बैठे नई कहानी सोच रहे हो क्या? पीयूष ने अर्जुन की टांगें खींचते हुए कहा। नहीं, ये पुरानी कहानी के बारे में सोच रहा हूँ। क्या कहा? पुरानी कहानी? सबने एक साथ हैरान होते हुए कहा। हाँ भाई, हम लोगों को तो ये पता चल ही गया कि गौरी मंडप से कैसे गायब हुई और वो कैसे मरी, पर पुरानी कहानी के बारे में कुछ नहीं पता चला। कैसी पुरानी कहानी? तन्वी ने कहा। आज से 18 साल पहले मेघ गांव में जलाई गई औरत की कहानी के बारे में। हमें अभी भी नहीं पता चला कि आखिर उसे क्यों जलाया गया था। ये कहानी अभी भी अधूरी है। अगर कहानी अधूरी है तो पूरी कर लो, अभी ज्यादा देर नहीं हुई है, तुम वापस मेघ जा सकते हो। अनन्या ने कहा। शायद अभी नियति नहीं चाहती है ये कहानी पूरी करना। देखना, एक बार फिर हमारा यहाँ आना होगा और मेघ की अधूरी कहानी पूरी होगी। अजय और माखनलाल मेघ के पुलिस स्टेशन पहुंच गए थे। पुलिस स्टेशन की हालत बहुत खस्ता हो गई थी।
जिस बोर्ड पर पुलिस स्टेशन लिखा था उसका बोर्ड नीचे गिरा हुआ था। जब अजय और माखनलाल पुलिस स्टेशन के अंदर घुसते हैं तो देखते हैं कि पुलिस स्टेशन का कमरा काफी छोटा था। 3-4 रैक रखी हुई थी जिस पर फाइलें बिखरी पड़ी थी। उन फाइलों पर बहुत धूल जम रही थी। साहब अब आप बताएंगे अब हम यहाँ से इस खंडर में क्यों आए हैं? माखनलाल एक काम करो, आज से 18 साल पहले की जितनी फाइलें सब निकाल लो। पर क्यों साहब? क्योंकि मैं जानता हूं कि आज से 18 साल पहले जब उस औरत को जिंदा जलाया गया था तब कोई केस दर्ज हुआ था। यदि हाँ तो फिर क्या इन्वेस्टिगेशन की गई थी? जी साहब अभी निकालता हूँ। माखनलाल रैक पर जमी फाइलों के पास जाता है, उस रैक की धूल साफ करने लगता है और जितनी भी 18 साल पहले की फाइलें थीं सारी फाइलें लाकर अजय के सामने टेबल पर रख देता है। जैसे वो सारी फाइलें टेबल पर रखता है बहुत सारी धूल उड़ती है। वेरी गुड, अब उस औरत की फाइल ढूंढो। देखो 18 साल पहले किसी को जिंदा जलाया था क्या? जी साहब। अजय और माखनलाल 18 साल पहले जलाई गई औरत की फाइलें ढूंढने लगते हैं। काफी देर ढूंढने के बाद भी उन्हें वो फाइल नहीं मिली थी। साहब मुझे नहीं लगता किसी ने उसका केस दर्ज किया होगा। हम बेवजह अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। माखनलाल ऐसी उम्मीद नहीं हारते। ढूंढो, देखो कुछ ना कुछ तो पता चलेगा उस औरत के बारे में। अजय और माखनलाल फाइलों के पन्ने पलट ही रहे थे कि तभी अजय के हाथ में एक फाइल लगती है जिसे देखकर अजय हैरान हो जाता है और हैरानी के साथ कहता है, ओ माय गॉड, क्या हुआ साहब? अजय एक फोटो माखनलाल को दिखाते हुए कहता है, ये गौरी की फोटो है ना? हाँ साहब, पर इसकी फोटो यहाँ पर क्या कर रही है? माखनलाल इस फाइल के मुताबिक गौरी का 18 साल पहले गायब हो गई थी। इस फाइल में उसकी लापता की रिपोर्ट दर्ज है। पूरा नाम क्या बताया था रुद्र की माँ ने गौरी का? गौरी नेमा। हाँ वही लिखा है। यदि गौरी 18 साल पहले लापता हो गई थी तो इस हिसाब से गौरी की उम्र करीब अभी 40 साल होनी चाहिए थी। पर रुद्र की माँ ने जैसा हुलिया बताया था उसके मुताबिक तो गौरी जवान थी। पर ऐसा कैसे हो सकता है साहब? जो लड़की 18 साल पहले लापता हो चुकी है वो अभी भी जवान कैसे हो सकती है? हमें तो गौरी की लाश भी मिली थी ना जिसमें वो जवान ही थी। इसका मतलब ये हुआ कि गौरी डायन थी, क्योंकि डायन ही है जो कभी बूढ़ी नहीं होती है। माखनलाल ये बकवास बंद करो। बकवास नहीं है साहब, सच है। वरना आप ही बताइए कि ऐसा कैसे हो सकता है? अगर दोनों गौरी एक हैं तो क्या गौरी ने जन्म घुट्टी पी रखी थी जो वो बूढ़ी नहीं हुई? पता नहीं माखनलाल, पर एक बात साफ है, गौरी का किस्सा खत्म हुआ था, मेघ का नहीं। और अभी बहुत से किस्सों पर से पर्दा उठना बाकी है। मैं आरजे अभी और मेरे साथ आप सुन रहे थे मेघ एक श्राप, जिसे लिखा है आनंद उषा बोरकर ने। आशा है आपको मेघ का ये पहला सीजन जरूर पसंद आया होगा। आपको कैसा लगा ये सीजन आप कमेंट करें और रेटिंग देकर जरूर बताइएगा। और हम जल्द लौटेंगे मेघ वो लौट आई के दूसरे सीजन के साथ। जब तक एंजॉय कीजिए मेघ एक श्राप के पहले सीजन को। एक साल बाद सर सर ठंडी हवाएं चल रही थीं। शाम के 7 बज रहे थे। एक मिट्टी के घर के बाहर आंगन में 3-4 लोग आग जलाकर बैठे हुए थे। ठंडी से बचने के लिए किसी ने शॉल ओढ़ी हुई थी तो किसी ने गमछा ओढ़ा हुआ था। लोहे की कढ़ाई के अंदर ही आग जलाई गई थी जिसमें लकड़ी के गर्म गर्म अंगारे बन रहे थे। आज रात पता नहीं क्या होगा। वहीं पर बैठे हुए एक आदमी ने कहा, पता नहीं मगन क्या होगा। जब से मेघ का दरवाजा खुला है 1 साल हो गया, हर अमावस्या, पूर्णिमा और महीने के आखिरी शनिवार को किसी न किसी का खून होता है, वो भी अदृश्य तरीके से। पता नहीं वो खून कौन कर रहा है। वहीं पर बैठे दूसरे आदमी ने कहा, इसमें पता करने वाली क्या बात है पिंटिया? तुझे नहीं पता क्या वो लौट आई है और अब वो सबको मुक्ति दिलवा रही है, जैसा कि उसने जलते वक्त कहा था कि सबको मुक्ति दिलवाएगी। आग सेकते हुए तीसरे आदमी ने कहा, बात तो तेरी बिल्कुल सही है नेकराम। सुना है आजकल तो वो अपने ये बलमा टोले गांव में भी भटकने लगी है। कई लोगों ने देखा है उसे लाल जोड़े में। आखिर सुहागन के ही कपड़ों में तो जलाया था तीनों सरपंच ने उसे। मेरी बात सुन लो तुम लोग, रात के वक्त कभी गलती से भी मेघ के दरवाजे के पास मत जाना। सुना है उसके चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती हैं। पता नहीं कौन हरामजादे थे जिन्होंने मेघ का दरवाजा खोल दिया और उसे वहां से रिहा कर दिया। और अब वो लौट आई है। सही कहा, वो लौट आई है। देखो अंधेरा होना शुरू हो गया है। अब हमें अपने अपने घर निकलना चाहिए। क्या पता उसका अगला शिकार हम ही हो, पिंटिया ने कहा। हाँ चलो। इतना कहकर वो चारों लोग अपने अपने घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। रात के 3 बज रहे हैं। आसमान को काले बादलों ने ढक रखा है।
जंगली जानवरों के चिल्लाने की आवाजें सुनाई दे रही हैं। एक औरत जिसने सफेद रंग की साड़ी पहनी हुई है वो सुनसान सड़क पर चलते जा रही है। उस औरत के बाल खुले हुए हैं जो उसकी कमर तक आते हैं। उस औरत ने अपने हाथों में एक छोटी सी मटकी पकड़ रखी है। उस मटकी के ऊपर कुमकुम से एक स्वास्तिक निशान बना हुआ है। उस छोटी सी मटकी के ऊपर एक नारियल रखा हुआ है जो आधा बाहर और आधा मटकी के अंदर है। वो औरत सीधे सीधे चलते जा रही है। चलते चलते वो औरत एक बड़े से दरवाजे के पास आकर रुक जाती है। वो दरवाजा करीब 11 फुट ऊंचा था जो कि सड़क के एकदम बीचों बीच बना हुआ था। वो दरवाजा पहले से खुला हुआ था। उस दरवाजे के ऊपर कई सारे ताबीज, रुद्राक्ष, चुनर और मालाएं बंधी हुई थीं। वो औरत जैसे ही उस दरवाजे के दूसरी तरफ कदम रखती है वो महामृत्युंजय मंत्र पढ़ना शुरू कर देती है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारु कमिव बंधुनाथ मृत्यु मूर्छिय मामृतात। वो औरत बार बार मृत्युंजय मंत्र पढ़ते हुए आगे बढ़ती जा रही थी। दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उस औरत ने मेघ गांव के अंदर प्रवेश किया था। मेघ गांव पूरी तरह तबाह हो चुका था। दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। सुनाई दे रही थी तो सिर्फ और सिर्फ जंगली जानवरों के चिल्लाने की आवाजें। वो औरत बिना किसी खौफ के आगे बढ़ते जा रही थी। थप 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 उसके चलने के कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। चलते चलते वो औरत एक जले हुए बरगद के पेड़ के तने के पास आकर रुक जाती है। जैसे ही वो औरत वहां पर रुकती है हवाएं तेज तेज चलने लगती हैं। वो औरत अभी भी मंत्र पढ़े जा रही थी। हवाएं और तेज हो जाती हैं। वो मटकी जो उस औरत ने अपने हाथ में पकड़ रखी थी वो औरत उस मटकी को बरगद के जले हुए तने के सामने रख देती है। जैसे ही वो औरत उस मटकी को जमीन पर रखती है तेज तेज हवाएं चलना बंद हो जाती हैं। चारों तरफ शांति छा जाती है। उस औरत ने अपने पल्लू में एक माचिस बांध कर रखी थी। वो औरत महामृत्युंजय मंत्र पढ़ते पढ़ते हुए ही अपने पल्लू की गठान खोलती है और वो माचिस निकाल लेती है। वो औरत माचिस की तीली जलाती है। जैसे ही वो माचिस की तीली जलती है किसी के फूंक मारने की आवाज आती है। वो तीली बुझ जाती है। वो औरत दूसरी माचिस की तीली निकालती है और उसे जलाती है, पर फिर वो माचिस की तीली किसी के फूंक मारने से बुझ जाती है। वो औरत बार बार माचिस की तीली जलाए जा रही थी, पर कोई बार बार उस माचिस की तीली को फूंक मारकर बुझाए जा रहा था। उसके समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। वो औरत अपने दोनों हाथ जोड़ती है और भगवान शिव का स्मरण करती है। वो औरत ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलते हुए वो तीली जलाती है और वो तीली जल जाती है। जैसे ही वो माचिस की तीली जलती है उस तीली से वो औरत मटकी के अंदर रखे नारियल की जटाओं में आग लगा देती है। नारियल की जटाएं जलने लगती हैं। अचानक से हवाएं फिर से तेज तेज चलने लगती हैं, जैसे वो हवाएं नारियल के जलने का विरोध कर रही हो। नारियल धीरे धीरे जल रहा था। वो औरत उस बरगद के जले हुए तने के चारों तरफ परिक्रमा करने लगती है। वो औरत फिर से महामृत्युंजय मंत्र पढ़ने लग जाती है। 11 बार परिक्रमा करने के बाद वो औरत रुक जाती है। वो औरत अपने माथे के लाल रंग की बिंदी निकालती है और उस मटकी के ऊपर बने स्वास्तिक के बीचों बीच चिपका देती है। जैसे ही वो औरत उस बिंदी को स्वास्तिक के ऊपर चिपकाती है उस बिंदी का रंग लाल से काला हो जाता है। उसके बाद वो औरत एक एक करके अपने हाथों की सारी चूड़ियां उतारती है और उस मटकी के अंदर डाल देती है। नारियल पूरी तरह जल चुका था और मटकी के अंदर घुस चुका था। उस औरत ने साबुत चूड़ियां उस मटकी के अंदर डाली थीं, पर कुछ ही देर बाद मटकी के अंदर अपने आप चूड़ियां टूटने की आवाजें आने लगती हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन चूड़ियों को ऊपर से फेंक रहा हो और वो चूड़ियां टूट रही हों। पहले तो वो औरत उन चूड़ियों के टूटने की आवाज सुनकर डर जाती है, पर फिर वो कुछ याद करने लग जाती है, जैसे उसे पहले ही पता था कि ये सब होने वाला है। देखो, जो भी तुम्हारे साथ किया गया
उसके लिए मैं माफी मांगती हूं, पर अब मेरे परिवार को इन सब से मुक्ति दो, मेरे परिवार का पीछा छोड़ दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूं। उस औरत ने बरगद के तने के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा। आसमान के सारे घने बादल उस जले हुए बरगद के पेड़ के तने के ऊपर जमा हो गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे बरगद के पेड़ के ऊपर किसी का काला साया मंडरा रहा हो, जो उस औरत को यह सब करते हुए देख रहा था। आसमान में बिजली चमकने लगती है। उस औरत ने माचिस की डिब्बी के अंदर एक ब्लेड रखी थी। वो औरत उस ब्लेड को निकालती है और उस ब्लेड से अपने बाल काटने लगती है। एक औरत जिसके श्रृंगार का अहम हिस्सा होता है उसके बाल, आखिर वो उन बालों को क्यों काट रही थी? वो औरत रोते रोते अपने सिर के सारे बाल काट देती है और उन सारे बालों को मंत्र पढ़ते हुए मटकी के अंदर डाल देती है। वो औरत पालती मारकर मटकी के सामने बैठ जाती है। वो औरत अपना बायां हाथ उस मटकी के ऊपर रखती है और उस ब्लेड से अपने बाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली काटने लगती है। उस औरत का खून टपकने लगता है, टप टप टप। वो औरत दर्द के मारे तड़प रही थी। उसकी आंखों में उसकी पीड़ा साफ देखी जा सकती थी, पर ना जाने उसके मन में क्या चल रहा था जो वो ये सब कर रही थी। एक एक करके वो औरत अपने बाएं हाथ की सारी उंगलियां काटकर उस मटकी के अंदर डाल देती है। वो स्वास्तिक का निशान जो कुमकुम से मटकी के ऊपर बनाया गया था, वो लाल रंग से काला हो जाता है। अब तो तुम्हें मेरे परिवार को छोड़ना ही पड़ेगा। देखती हूं कैसे तुम मेरे परिवार का पीछा नहीं छोड़ती हो। अगर तुम एक डायन हो तो मैं भी एक मां हूं जो अपने बेटे के लिए भगवान से भी लड़ सकती है, तो तुम क्या चीज हो मेरे सामने? इतना कहने के बाद वो औरत अपनी जगह से उठती है और फिर से उस बरगद के पेड़ के जले हुए तने की परिक्रमा करने लग जाती है। जब वो औरत उस बरगद के पेड़ के तने की परिक्रमा कर रही थी तो उसकी कटी हुई उंगलियों से खून बह रहा था। वो खून बरगद के पेड़ के चारों तरफ फैल जाता है। जैसे ही खून की कुछ बूंदें बरगद के पेड़ के पास गिरती हैं, वो खून की बूंदें भी लाल रंग से काली हो जाती हैं। उस औरत ने अभी बरगद के जले हुए तने की 2-3 बार ही परिक्रमा की थी कि तभी आसमान में मंडरा रहे काले बादलों से काला साया बरगद के पेड़ के पास आ जाता है और उस औरत के पीछे खड़ा हो जाता है। आसमान में अचानक से कहीं से ढेर सारे कौए आ गए थे और उस बरगद के तने के पेड़ के ऊपर मंडराने लगे थे। वो कौए जोर जोर से कांव कांव चिल्लाए जा रहे थे। उस औरत ने 2-3 कदम आगे बढ़ाए ही थे कि तभी उसे एहसास होता है कि उसके पीछे कोई खड़ा हुआ है। वो औरत परिक्रमा करते करते रुक जाती है। उस औरत की सांसें फूलने लगती हैं। वो लंबी लंबी सांसें लेने लग जाती है और हाँफने लगती है। लता, मैं आ गई। तुम मुझे ही बुला रही थी ना? लता के पीछे से एक औरत की आवाज आती है। लता धीरे धीरे अपनी मुंडी पीछे घुमाती है और पीछे मुड़कर देखती है। जब लता पीछे मुड़ती है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। लता की आंखों में खौफ साफ नजर आ रहा था। लता के पीछे एक चुड़ैल खड़ी हुई थी जिसने लाल रंग की सुहागन की साड़ी पहनी हुई थी। वो साड़ी बहुत सी जगह से जली हुई थी। उस औरत ने सोने के जो गहने पहने हुए थे वो आधे जले हुए थे और कई जगह से काले पड़ गए थे। उस औरत के चेहरे पर कई जगह जलने के निशान थे। उसके चेहरे की चमड़ी काली पड़ गई थी जो खुदड़ी हुई थी। उसको देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। उसके जले हुए पेट के मांस से उसकी साड़ी चिपकी हुई थी। उस औरत का जख्म अभी भी ताजा लग रहा था। लता उस औरत को देखकर डर जाती है और डरते हुए कहती है, तुम
तुम? हाँ लता, मैं भूल गई मुझे इतनी जल्दी? अभी तो बस 19 साल हुए हैं उस रात को बीते हुए। तो उस रात तुम्हें जलाया गया था? लता ने हैरानी के साथ कहा। हाँ लता, उस रात मुझे मुक्ति दिलाई गई थी और अब मेरी बारी है पूरे गांव को मुक्ति दिलाने की। किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी, सबको मार दूंगी। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। देखो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मेरे परिवार को बख्श दो। क्या कहा, बख्श दूं? क्या मुझे बख्शा गया था उस रात जो मैं तुम लोगों को बख्श दूं? जैसी चीखें मेरी निकली थीं वैसे ही चीखें सुनना चाहती हूं मैं तुम लोगों की। तुम्हारी मौत से ही अब मुझे शांति मिलेगी। भगवान के लिए मेरे परिवार को छोड़ दो, लता ने रोते हुए कहा। भगवान के नाम पर ही तो मुझे जलाया गया था। लता, तुम्हारा पूरा वंश खत्म कर दूंगी। मैं अपनी मुक्ति का बदला लेकर ही रहूंगी। लता पूरी तरह पसीने से भीग गई थी। वो डर के मारे कुछ नहीं बोल पा रही थी। उसके हाथ पैर कपकपा रहे थे। कौए और तेज कांव कांव करने लग जाते हैं और बरगद के पेड़ के जले हुए तने के ऊपर आसमान में चारों तरफ गोल गोल मंडराने लग जाते हैं। लता उस चुड़ैल की आंखों में देखने लगती है। जब वो उसकी आंखों में देखती है तो उसे दिखता है कि मेघ गांव, दास गांव और बलमाटोला गांव, तीनों गांव के सरपंच एक औरत को अपने कुछ आदमियों के साथ मिलकर चला रहे थे। वो औरत बरगद के पेड़ से बंधी हुई थी और उसकी साड़ी से उसे बांधा गया था। उसके दोनों हाथ ऊपर करके उसे बांधा गया था। वो औरत अर्धनग्न हो गई थी। उसका शरीर मिट्टी के तेल से भीगा हुआ था। देखते ही देखते तीनों गांव के सरपंच मशाल से उस औरत को आग के हवाले कर देते हैं। उस औरत के बदन में आग लगने लग जाती है। वो औरत दर्द के मारे तड़प रही थी, पर कोई भी व्यक्ति उसकी मदद नहीं कर रहा था। वो औरत बार बार चीख रही थी, चिल्ला रही थी, कह रही थी, प्लीज मत मारो मुझे, प्लीज मत मारो मुझे, दया करो मुझ पर, छोड़ दो मुझे। पर कोई भी उसकी बात नहीं सुन रहा था। देखते ही देखते वो औरत पूरी तरह जल जाती है और मर जाती है। उसके मुंह से आखिरी बोले गए लफ्ज साधु 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 आसमान में गूंजने लगते हैं। उस औरत के मरने के बाद उसकी आत्मा मेघ गांव में भटकने लग जाती है। जब पंडित सुशलाचार्य को इस बात का पता चलता है तो तीनों गांव के समस्त पुजारियों के साथ मिलकर एक पूजा कराते हैं। 2 बड़े से दरवाजे, एक मेघ गांव के प्रारंभिक और दूसरा अंतिम सीमा पर बनाकर अपनी दैवीय शक्तियों से मेघ गांव को हमेशा हमेशा के लिए बंद करवा देते हैं। 18 साल बाद अनन्या को ढूंढने के लिए रुद्र और उसके दोस्त लोग मेघ गांव का दरवाजा खोल देते हैं और मेघ की चुड़ैल को बाहर निकाल देते हैं। तो तुम्हें रुद्र ने बाहर निकाला था? लता ने कहा। हाँ, रुद्र ने ही मुझे बाहर निकाला था और अब मैं ही उसकी मौत का कारण बनूंगी। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैं सब कुछ कर सकती हूँ लता, क्योंकि मैं एक चुड़ैल हूँ और चुड़ैल किसी की सगी नहीं होती है, अपने बच्चों की भी नहीं। देखो, तुम मेरी जान ले लो, पर रुद्र को कुछ मत करो, उसको छोड़ दो। मैंने कब कहा कि मैं तुम्हारी जान नहीं लूंगी? आज तो तुम्हारा मुक्ति का दिन है लता। आखिरी बार याद कर लो अपने परिवार को। और रही बात रुद्र की, तो उसको भी मैं बहुत जल्द इस दुनिया से मुक्ति दिलाकर तुम्हारे पास भेज दूंगी। तुम फिक्र मत करो। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैंने कहा ना, मैं एक चुड़ैल हूं, मैं सब कुछ कर सकती हूं। लता चुड़ैल की आंखों में देखे जा रही थी। तभी चुड़ैल की आंखों में देखते देखते ही लता की आंखें जलने लग जाती हैं। अचानक से लता की आंखों में आग लग गई थी। वो चुड़ैल अपना हाथ लता के पेट के ऊपर फेरने लग जाती है। उस चुड़ैल के लंबे लंबे नाखून थे जो वो बार बार लता की नाभि के ऊपर फेरे जा रही थी। वो चुड़ैल अपने हाथ के बीच की उंगली लता के नाभि के अंदर घुसा देती है। लता की नाभि में से खून निकलने लग जाता है। लता नहीं नहीं में अपनी मुंडी हिलाने लग जाती है। लता को इतना दर्द हो रहा था कि वो कुछ भी नहीं बोल पा रही थी। वो चुड़ैल हंसने लगती है और हंसते हंसते ही लता की नाभि के अंदर अपनी पूरी उंगली घुसा देती है और लता की नाभि निकाल लेती है। जैसे ही वो चुड़ैल लता की नाभि निकालती है, लता मर जाती है। लता का मृत शरीर जमीन के ऊपर गिर जाता है। उस चुड़ैल के हाथ में लता की नाभि थी जिससे अभी भी खून टपके जा रहा था। वो चुड़ैल जोर जोर से हंसने लग जाती है। उसकी हंसी पूरे गांव में गूंजने लगती है। अब मुक्ति मिलेगी सबको, मुक्ति मिलेगी, उस चुड़ैल ने हंसते हुए कहा। माँ, माँ,
माँ माँ कहते हुए रुद्र अपने सपने में से हड़बड़ाते हुए उठ जाता है। रुद्र पूरी तरह पसीने से भीग चुका था। वो बहुत घबरा गया था और अपनी माँ की मौत का सपना देखकर डर गया था। रुद्र अपने बिस्तर पर से उठता है और भागते हुए अपनी माँ के कमरे में जाता है। जब वो अपनी माँ के कमरे में जाता है तो उसकी माँ उसे वहां पर नहीं दिखती है। अपनी माँ को अपने कमरे में ना पाकर रुद्र और भी घबरा जाता है। रुद्र अपने पूरे घर में अपनी माँ को ढूंढने लग जाता है, पर उसे उसकी माँ कहीं नहीं मिलती है। जब वो नीचे रसोई घर में जाता है तो वहीं पर उसकी चाची आयशा नाश्ता बना रही थी। रुद्र को यूं पसीने से भीगा हुआ देखकर आयशा भी हैरान हो जाती है और कहती है, क्या हुआ रुद्र, तू इतना घबराया हो क्यों लग रहा है और तुझे इतना पसीना क्यों आ रहा है? वो चाची, आपने माँ को कहीं पर देखा है क्या? नहीं रुद्र, मैंने तो आज सुबह से ही दीदी को नहीं देखा। क्यों, क्या हुआ? नहीं चाची, बस वो माँ कहीं दिख नहीं रही है। क्या कहा? दीदी कहीं दिख नहीं रही है? हाँ चाची। रुद्र बेटा, तू घबरा मत, हो सकता है दीदी सुबह सुबह मंदिर गई हूँ। हाँ ये हो सकता है, पर 10 बज गए, अब तक तो माँ को मेघनाथ मंदिर से आ जाना चाहिए था। हाँ वक्त तो बहुत हो गया है। रुद्र आयशा से बातें ही कर रहा था कि तभी वहां पर स्वाति आ जाती है। स्वाति ने सलवार सूट पहना हुआ था, उसके बाल खुले हुए थे जो कि पानी से भीगे हुए थे। स्वाति के हाथों में पूजा की थाली और माथे पर गोल तिलक लगा हुआ था। उसे देखकर लग रहा था कि वो मंदिर से पूजा करके आ रही है। स्वाति अपनी माँ को प्रसाद देते हुए कहती है, ये लो माँ प्रसाद। आयशा प्रसाद लेते हुए कहती है, स्वाति बेटा, तेरे साथ दीदी भी मंदिर गई थी क्या? नहीं माँ, मैं तो अकेले मंदिर गई थी और हर दिन की तरह मैं बड़ी माँ को मंदिर जाने के लिए उनके कमरे में उठाने गई थी, पर उनके कमरे का दरवाजा लगा हुआ था। मैंने बहुत दरवाजा खटखटाया, उन्हें आवाज लगाई, पर उन्होंने दरवाजा खोला ही नहीं। क्या कहा? दरवाजा नहीं खोला? पर अभी जब मैं माँ के कमरे में गया था तो उनके कमरे का दरवाजा तो खुला हुआ था, पर वो वहां पर नहीं थी। रुद्र ने कहा। फिर दीदी कहाँ गई? आयशा ने हैरानी के साथ कहा। माँ, आप बेवजह घबरा रही हैं, हो सकता है कि बड़ी माँ सुबह सुबह सैर पर निकली हो, स्वाति ने कहा। स्वाति बेटा, तुम्हारा कहना ठीक है, पर दीदी आज तक बिना बताए घर से कभी बाहर नहीं निकली हैं, तो आज कैसे जा सकती हैं? वो जहां पर भी जाती हैं पहले मुझे बता देती हैं। स्वाति, आयशा और रुद्र बातें ही कर रहे थे कि तभी राम काका की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया। राम काका की आवाज सुनकर रुद्र, स्वाति और आयशा भागते हुए हॉल की तरफ जाते हैं जहां पर राम काका थे। राम काका के चिल्लाने की आवाज सुनकर रुद्र के चाचा संतोष भी नीचे आ जाते हैं। क्या हुआ राम काका, आप इतना चिल्ला क्यों रहे हैं? संतोष ने कहा। हाँ बताइए राम काका, क्या अनर्थ हो गया? आयशा ने घबराते हुए कहा। वो छोटी मालकिन, राम काका ने कहा। वो क्या राम काका, आप साफ साफ कहेंगे? रुद्र ने कहा। वो छोटे मालिक मेघ गांव में क्या राम काका? संतोष ने कहा। राम काका इतना घबरा गए थे कि वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे। वो बहुत डरे हुए लग रहे थे। रुद्र मन ही मन सोचने लगता है, कहीं मेरा सपना सच तो नहीं हो गया, कहीं मेघ की चुड़ैल ने मेरी माँ को मार तो नहीं डाला। रुद्र घबरा जाता है और माँ बोलते हुए घर से बाहर जाने लगता है। रुद्र को यूं अचानक बाहर जाते हुए देख आयशा, संतोष और स्वाति भी उसके पीछे पीछे घर के बाहर निकल जाते हैं। रुद्र बेटा, क्या हुआ ऐसे, तुम घर के बाहर कहां जा रहे हो? आयशा ने रुद्र के पीछे पीछे जाते हुए कहा। रुद्र आयशा की बातों का कुछ जवाब नहीं देता है। रुद्र बाहर निकलकर जिप्सी में बैठ जाता है। रुद्र बेटा, तुम कहां जा रहे हो? संतोष ने कहा। चाचा जी, मुझे मत रोकिए, कहीं मुझे देर ना हो जाए, रुद्र ने कहा। ये तुम क्या बोले जा रहे हो रुद्र, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, संतोष ने कहा। चाचा जी, मैं अभी आपको कुछ नहीं समझा सकता, आप बस जल्दी से जिप्सी में बैठिए, रुद्र ने कहा। संतोष जल्दी से जिप्सी में बैठ जाता है। संतोष के पीछे पीछे ही आयशा भी जिप्सी में बैठ जाती है और कहती है, स्वाति बेटा, तुम राम काका के साथ घर का ख्याल रखना, हम बस थोड़ी देर में आते हैं, रुद्र बेटे के साथ। जी माँ, स्वाति ने कहा। रुद्र जिप्सी चालू करता है और वो लोग वहां से निकल जाते हैं। मेघ गांव का अंतिम दरवाजा जो खुला हुआ था, उस दरवाजे पर बहुत भीड़ जमा थी।
आज से पहले इतने सारे लोग मेघ गांव के दरवाजे पर एक साथ कभी इकट्ठा नहीं हुए थे। लोग आपस में बातें कर रहे थे। वो लौट आई है, भीड़ में खड़े एक आदमी ने घबराते हुए कहा। सही कहते हो, वो लौट आई है और उसने लोगों को मुक्ति दिलाना शुरू कर दिया है, भीड़ में खड़े दूसरे आदमी ने कहा। वो सबको मुक्ति दिलाएगी, किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगी। अभी तो सिर्फ बलमा टोला गांव के पास का दरवाजा खुला है, इसलिए हमारे गांव के लोग उसका शिकार बन रहे हैं। देखना, जिस दिन दास गांव के पास का मेघ का दरवाजा खुलेगा उस दिन वो चुड़ैल तबाही मचा देगी, पहले आदमी ने कहा। अरे हटो हटो, भीड़ जमा मत करो, गाड़ी अंदर आने दो, एक पुलिस वाले ने गाड़ी में बैठे बैठे कहा। उस गाड़ी के अंदर पुलिस इंस्पेक्टर अजय भी बैठा हुआ था। पुलिस की गाड़ी देखकर दरवाजे के बाहर खड़ी भीड़ दूर हट जाती है और पुलिस की गाड़ी अंदर चले जाती है। मेघ गांव के अंदर बरगद के पेड़ को चारों तरफ से सील कर दिया गया था। वहीं पर 6-7 पुलिस वाले खड़े हुए थे जो केस की तहकीकात कर रहे थे। एक फोटोग्राफर बरगद के पेड़ के पास पड़ी एक औरत की लाश की अलग अलग एंगल से फोटो खींच रहा था। उस औरत ने सफेद साड़ी पहनी हुई थी। अजय बैरिकेड हटाकर अंदर जाता है। अजय को देखकर माखनलाल उसके पास जाता है और सैल्यूट करते हुए कहता है, जैन साहब। जैन, क्या हुआ माखनलाल, कुछ पता चला किस औरत की लाश है? साहब, जिस औरत की लाश है उसे आप अच्छे से जानते हैं, माखनलाल ने कहा। माखनलाल, तुम ये पहेलियां बुझाना बंद करो और साफ साफ बताओ किसकी लाश है। वो साहब मैं नहीं बता सकता, आप खुद ही पास चलकर देख लीजिए। तुम ना माखनलाल किसी काम के नहीं हो। इतना कहकर अजय बरगद के पेड़ के पास जाने लगता है। जब अजय उस लाश के पास पहुंचता है और उसका चेहरा देखता है तो उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। उसकी आंखों में आंसू समा जाते हैं, वो हक्का बक्का हो जाता है। उसके दिल में आंसुओं की धारा बहने लगती है, पर अपने फर्ज को याद करते हुए वो अपने आंसुओं को पी जाता है और अपने जज्बात को छुपाते हुए कहता है, इन्हें किसने मारा? पता नहीं साहब किसने मारा, इनकी तो किसी के साथ कोई दुश्मनी भी नहीं थी, बड़ी नेक औरत थी ये। जरा इनकी आंखें गौर से देखिए, पूरी काली पड़ गई हैं और अंदर धंस गई हैं। ऐसा लगता है किसी ने गर्म गर्म अंगारे आंखों पर रख दिए हैं और उसी से वो जल गई हूं। एक बात और है हैरान करने वाली साहब। कौन सी बात माखनलाल? साहब जरा लाश के पेट की तरफ देखिए, माखनलाल ने धीरे से कहा। अजय लाश की पेट की तरफ देखने लगता है और देखता है कि लाश के पेट की नाभि गायब थी। इसकी तो नाभि गायब है माखनलाल, अजय ने हैरानी के साथ कहा। हाँ साहब, इसको मिलाकर ये 37वीं लाश है साहब, इसकी नाभि गायब है। मतलब वो 37 खून जिसने किए हैं उनका और इस लाश का कातिल एक ही है। साहब वो कोई कातिल नहीं, मेघ की चुड़ैल है जिसको किसी ने मेघ गांव का दरवाजा खोलकर आजाद कर दिया था और अब वो लौट आई है। माखनलाल, तुमने फिर बकवास करना शुरू कर दिया। कब तक इस अंधविश्वास में जियोगे? साहब इसमें अंधविश्वास वाली क्या बात है? आप भूल गए वो 1 साल पुराना केस गौरी वाला? आज तक हमें पता नहीं चला यदि गौरी किसी ने 18 साल पहले मेघ गांव में गायब होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी तो वो रुद्र की मां को कैसे मिल सकती है, वो भी जवान। यदि गौरी 18 साल पहले ही लापता हो गई थी तो उस मुताबिक गौरी की उम्र 40 वर्ष होनी थी, पर हमें जो गौरी की लाश हमें मिली थी उसमें वो जवान थी, उसकी उम्र करीब 24 वर्ष थी। और आपको पता है ना कि जो कभी बूढ़ी नहीं होती उसे डायन कहा जाता है, मतलब गौरी डायन थी साहब। माखनलाल, अपने बेफालतू के तर्क लगाना बंद करो, और रही गौरी वाली बात तो उसकी गुत्थी भी इस बार मैं पूरी सुलझा दूंगा, समझे? रुद्र जिप्सी चला रहा था और आयशा संतोष जिप्सी के अंदर बैठे हुए थे। वो तीनों मेघ दरवाजे के पास पहुंचने वाले थे। मेघ गांव के दरवाजे पर अभी भी बहुत भीड़ लगी हुई थी। उस भीड़ को देखते हुए संतोष कहता है, अरे ये मेघ गांव के दरवाजे पर इतनी भीड़ क्यों जमा है? इस दरवाजे के पास से तो लोग गुजरना भी पसंद नहीं करते, फिर इतने सारे लोग क्यों खड़े हैं इस दरवाजे के पास? पता नहीं जी, मुझे तो लगता है पागल हो गए हैं लोग जो यहाँ पर खड़े हैं, आयशा ने कहा। नहीं आयशा, मुझे तो कुछ और ही बात लगती है। लगता है जरूर कुछ तो हुआ है यहाँ पर आसपास, संतोष ने कहा। रुद्र मन ही मन सोचने लगता है, कहीं मेरा सपना सच तो नहीं हो गया। रुद्र जिप्सी को मेघ गांव के अंदर ले जाने लगता है। अरे रुद्र बेटा, तू ये क्या कर रहा है? जिप्सी को मेघ गांव के अंदर क्यों ले जा रहा है? आयशा ने डरते हुए कहा। हाँ रुद्र बेटा, तू ऐसा क्यों कर रहा है? संतोष ने कहा। चाचा चाची प्लीज अभी आप मुझसे कुछ मत पूछिए, मैं अभी आप दोनों के किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं दे सकता। आप दोनों बस दुआ कीजिए
कि जो सपना मैंने आज देखा है वो सच ना हो, वरना अनर्थ हो जाएगा। रुद्र की बात सुनकर आयशा और संतोष दोनों चुप हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर रुद्र ने सपने में ऐसा क्या देख लिया कि वो इतना घबरा रहा है और मेघ गांव के अंदर तक जाने के लिए तैयार हो गया। रुद्र मेघ गांव के स्कूल के पास जिप्सी रोक देता है और देखता है कि बरगद के पेड़ के पास बहुत सारे पुलिस वाले खड़े हुए थे। बरगद के पेड़ को चारों तरफ से सील कर दिया गया था। रुद्र जल्दी से अपनी जिप्सी में से उतरता है और भागते हुए बरगद के पेड़ के पास जाने लगता है। रुद्र को भागते हुए देख संतोष और आयशा भी उसके पीछे पीछे जाने लगते हैं। बैरिकेड्स के पास ही दो पुलिस वाले रुद्र को बरगद के पेड़ के पास जाने से रोक देते हैं। अरे मुझे अंदर जाने दो, रुद्र ने कहा। देखिए, हम आपको अंदर नहीं जाने दे सकते, यहाँ पर किसी का खून हुआ है, पुलिस वाले ने कहा। क्या कहा, खून? रुद्र ने कुछ सोचते हुए कहा। माखनलाल और अजय बरगद के पेड़ के पास पड़ी लाश के पास ही खड़े होकर बातें कर रहे थे। जब अजय देखता है कि बैरिकेड्स के पास रुद्र और उसके चाचा चाची खड़े हैं तो वो आवाज लगाते हुए कहता है, अरे उन्हें अंदर आने दो। पुलिस वाले रुद्र और उसके चाचा चाची को अंदर आने देते हैं। रुद्र भागते हुए बरगद के पेड़ के पास जाता है और बरगद के पेड़ के पास पड़ी लाश को देखकर रुक जाता है। उस लाश को देखकर उसे एक सदमा लग जाता है। वो अपना सुध बुध खो बैठता है। वो लाश के पास ही अपने घुटनों के बल बैठ जाता है। रुद्र की आंखों से एक भी आंसू नहीं निकले थे। जब आयशा उस लाश को देखती है तो वो जोर से चीखते हुए कहती है, दीदी आपको क्या हो गया? आयशा रोने लगती है। संतोष भी उस लाश को देखकर रोने लगता है और कहता है, भाभी। आयशा उस लाश को देखकर लगातार रोए जा रही थी और कह रही थी, दीदी उठिए, आपको कुछ नहीं हो सकता, उठिए दीदी, आप नाटक कर रही हैं ना, उठिए दीदी। आयशा अपने दोनों हाथों से उस लाश को हिलाने लगती है। भाभी, ये आपको क्या हो गया? आप हमें छोड़कर कैसे जा सकती हैं? संतोष ने रोते हुए कहा। आयशा और संतोष लाश को देखकर लगातार रोए जा रहे थे, पर रुद्र की आंखों से उस लाश को देखकर एक भी आंसू नहीं निकले थे। रुद्र, देखना, ये दीदी को क्या हो गया? दीदी हम ऐसे छोड़कर कैसे जा सकती हैं? आयशा ने रोते हुए रुद्र की तरफ देखते हुए कहा। आयशा देखती है कि रुद्र को बहुत गहरा सदमा लगा था। वो अपना सुध बुध खो बैठा था और एक अलग ही दुनिया में चला गया था। रुद्र, रुद्र कुछ तो बोल बेटा, आयशा रुद्र को हिलाते हुए कहती है, पर रुद्र आयशा की बातों का कुछ जवाब नहीं देता है। रुद्र, रुद्र बेटा, आयशा रुद्र को हिलाते हुए कहती है, पर रुद्र फिर भी कुछ जवाब नहीं देता। रुद्र अपनी जगह से हिल तक नहीं रहा था। रुद्र कुछ तो बोल बेटा, ऐसे चुप मत रहे बेटा, संतोष ने कहा। रुद्र फिर कुछ जवाब नहीं देता है। आयशा को लगता है कहीं वो रुद्र को भी खो ना दे और वो पागल ना हो जाए, इसलिए वो रुद्र के गालों पर तमाचे मारने लगती है। रुद्र के ऊपर उन तमाचे का कोई असर नहीं होता है। रुद्र बेटा, ये तुझे क्या हो गया? होश में आ बेटा, होश में आ, आयशा ने रुद्र के गालों पर लगातार चांटे मारते हुए कहा। जब आयशा रुद्र को चांटे मारते मारते थक जाती है तो वो लाश के ऊपर अपना सिर रखकर रोने लगती है। तभी अचानक से रुद्र सदमे से बाहर आ जाता है। उसकी आंखों में से एक आंसू टपका जो सीधा लाश के ऊपर गिरता है। रुद्र रोते हुए कहता है, माँ। रुद्र की आवाज पूरे मेघ गांव में गूंजने लगती है। रुद्र की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो जलधारा जो रुद्र ने अपने दिल में रोकी हुई थी वो बहने लगती है। माँ उठो, माँ आप मुझे छोड़कर कैसे जा सकती हो? रुद्र ने रोते हुए कहा, पर रुद्र की माँ नहीं उठती है। रुद्र की माँ उसे छोड़कर इस दुनिया से बहुत दूर जा चुकी थी। रोते रोते रुद्र की आंखें लाल हो जाती हैं। रुद्र का गला सूख गया था। रुद्र को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी माँ उसे छोड़कर जा चुकी है। मौके की नजाकत को देखते हुए अजय संतोष से कहता है, देखिए संतोष जी, मैं समझता हूँ आपके परिवार और रुद्र की हालत पर आपको रुद्र को लेकर अभी यहाँ से जाना होगा, तभी हम केस की तहकीकात आगे बढ़ा पाएंगे। क्या कहा? केस की तहकीकात मतलब ये कि आंटी जी का किसी ने खून किया है और जल्दी हम उनके कातिल को पकड़ लेंगे। क्या कहा? भाभी का किसी ने खून किया है? पर उनकी किसी के साथ क्या दुश्मनी हो सकती है और उन्हें कौन मारेगा? ये सब तो अभी हमें नहीं पता, पर जल्दी हम पता लगा लेंगे। अभी हम लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देंगे। जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तभी हम कुछ कह सकते हैं कि कातिल ने कैसे कत्ल किया है। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। रुद्र को आपके साथ की बहुत जरूरत है। जी इंस्पेक्टर साहब, ठीक है। रुद्र के चाचा रुद्र को और उसकी चाची को वहां से लेकर जाने लगते हैं। वो तीनों जिप्सी में बैठे ही थे कि तभी जिप्सी चालू नहीं होती है। संतोष बार बार जिप्सी चालू करने की कोशिश कर रहा था, पर जिप्सी चालू नहीं हो रही थी।
पास ही में माखनलाल खड़ा हुआ था। जब वो देखता है कि रुद्र के चाचा को कोई परेशानी है तो वो उनके पास जाता है और कहता है, क्या हुआ संतोष जी? वो जिप्सी स्टार्ट नहीं हो रही है। संतोष ने कहा, क्या कहा? जिप्सी स्टार्ट नहीं हो रही है? दीजिए चाबी, मैं कोशिश करके देखता हूँ। माखनलाल संतोष से जिप्सी की चाबी लेता है और जिप्सी स्टार्ट करने लगता है, पर उससे भी जिप्सी स्टार्ट नहीं होती है। जिप्सी के इंजन के अंदर से धुआं निकलने लगता है जिप्सी खराब हो गई है। पर ऐसे कैसे खराब हो सकती है? अभी पिछले हफ्ते ही तो मैंने इसे सर्विसिंग पर दिया था। आप मेरे गांव के अंदर है संतोष जी, और आपको भी पता है यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। आप एक काम कीजिए, मैं लखन से बोल देता हूँ, वो आप तीनों को आपके घर तक हमारी गाड़ी से छोड़ देगा। जी ठीक है, संतोष ने कहा। और मोटे बता कैसा है? अर्जुन ने फोन पर कहा। मैं तो ठीक हूं, तू बता, कोई नई बुक छपी है या नहीं तेरी? पीयूष ने फोन पर जवाब दिया। छप तो कब की गई मोटे, ये बता तूने पढ़ी कि नहीं? अर्जुन ने कहा। यार इस मोटे ने कभी अपने सिलेबस की बुक नहीं पढ़ी तो तेरी बुक क्या खाक पड़ेगा? अनन्या ने फोन पर हंसते हुए कहा। सही कहा अनन्या, ये मोटा है ना, ये कामचोर, पता नहीं इसने इंजीनियरिंग कैसे पास की है। यार तुझे नहीं पता, सारी दुनिया को पता, यदि जगराते की रात माता रानी का पाठ होता है तो एग्जाम की रात शिवानी का पाठ होता है। पीयूष ने हंसते हुए कहा। पीयूष की बात सुनकर सभी लोग कॉन्फ्रेंस हॉल में हंसने लगते हैं। वैसे मैंने पढ़ी है तेरी किताब, बड़ी ही अजीब व गरीब है। क्या तुझे सच में लगता है ये भूत प्रेत चुड़ैल डायन होते हैं? तेरी पूरी किताब में उसी का बखान था। बड़ी ही बारीकियों से समझाया है तूने उसके बारे में, जैसे कि तेरे कोई रिश्तेदार हो और उनका तेरे घर आना जाना हो। समीर ने फोन पर कहा। यार रिश्तेदार ही तो हैं और उनका मेरे घर पर आना जाना भी है। अर्जुन ने कहा। क्या? सबने हैरानी के साथ एक साथ कहा। क्या तू सच बोल रहा है? पीयूष ने धीरे से कहा। हाँ यार देख, हमारे रिश्तेदार मरने के बाद भूत प्रेत ही तो बनते हैं जो हर वक्त हमारे आसपास रहते हैं। हम चाहे तो उनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। क्या कहा? कांटेक्ट कर सकते हैं मतलब बातचीत? अनन्या ने कहा। हाँ यार, पर क्या जिन आत्माओं को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है हम उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं? पीयूष ने कहा। कर दी ना बेवकूफ वाली बात मोटे, ये पॉसिबल ही नहीं है। जिन आत्माओं को मोक्ष प्राप्त हो गया है हम कैसे उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं? मोक्ष का तो मतलब ये होता है जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पाना। देखो मैं तुम लोगों को समझाता हूँ। आत्मा के 3 स्वरूप होते हैं, पहला जीवात्मा, दूसरा प्रेतात्मा और तीसरा सूक्ष्मात्मा। जो भौतिक शरीर में वास करती है उसे जीवात्मा कहते हैं। जब इस जीवात्मा का वासना और कामनामय शरीर में निवास होता है तब उसे प्रेतात्मा कहते हैं। यह आत्मा जब सूक्ष्मतम शरीर में प्रवेश करती है तो उसे सूक्ष्मात्मा कहते हैं। सूक्ष्म आत्मा मतलब? पीयूष ने कहा। सूक्ष्म आत्मा मतलब जब हमारी आत्मा मरने के बाद कीड़े मकोड़े और छोटे जीव जंतुओं में चले जाते हैं तो उसे सूक्ष्म आत्मा कहते हैं। जो लोग वासना, लोभ, क्रोध, भूख या अधूरी इच्छाएं लेकर मरते हैं उनकी आत्मा भटकने लगती है। और हाँ, जो लोग दुर्घटना, हत्या, आत्महत्या आदि से मरते हैं उसकी भी आत्मा भटकती रहती है। पर आत्मा को तृप्त करने के लिए श्राद्ध, पिंडदान और तर्पण करके उनकी आत्मा को मुक्ति दिलाई जाती है, जिनसे उनकी आत्मा भटकती नहीं है। जिनके श्राद्ध पिंडदान नहीं किया जाता उनकी आत्माएं भटकने लगती हैं। यार अर्जुन तू ये बता, ये कैसी बात कर रहा है? क्या तुझे लगता है कि ये भूत प्रेत होते हैं और आत्माएं क्या सही में भटकती हैं? समीर ने कहा। यार इसमें लगने वाली क्या बात है, भूल गया? मेरे गांव के बारे में अभी बीते साल ही की तो बात है। उस घटना को 1 ही साल तो हुआ है। तुम लोगों ने खुद देखा था कि कैसे स्वाति के अंदर वो आत्मा समा गई थी और फिर कैसे उन चारों पुजारी ने अपने मंत्रों की शक्ति से उसके अंदर से निकाला था और उस आत्मा को मुक्ति दिलवाई थी। अर्जुन ने कहा। ठीक कहा यार, मैं तो उस पल को अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूल सकता। आज भी उसके बारे में सोचता हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं मेरे। पीयूष ने कहा। हाँ यार सही कह रहा है, मुझे भी आज तक पता नहीं चला उन 2 दिन मैं कहाँ पर गायब थी। कितना भी याद करने की कोशिश करूं याद ही नहीं आता मुझे। अनन्या ने कहा। यार मैं तो कभी जिंदगी में कभी अब रुद्र के गांव ना जाऊं, पीयूष ने डरते हुए कहा। सही कहा, मैं भी, अनन्या ने कहा। यार रुद्र से याद आया, कोई रुद्र को भी तो कॉन्फ्रेंस कॉल में लो। कहाँ है आजकल? महाराज पता तो चले, समीर ने कहा। हाँ यार मेरी भी उससे कई दिनों से बात नहीं हुई, अनन्या ने कहा। हाँ यार अभी लेता हूँ, अर्जुन ने कहा। अर्जुन रुद्र को कॉल करने लग जाता है। बाकी सबके कॉल होल्ड में चले जाते हैं। रुद्र को रिंग तो जाती है पर फोन नहीं उठाता है।
यार रिंग तो जारी है पर रुद्र कॉल नहीं उठा रहा, अर्जुन ने कहा। यार एक और बार ट्राई करके देख, पीयूष ने कहा। अर्जुन रुद्र को 2-3 बार फोन करता है पर वो उसका कॉल नहीं उठाता है। यार उठा ही नहीं रहा है, अर्जुन ने कहा। शायद बिजी ऑफिस में कुछ काम कर रहा होगा, अनन्या ने कहा। नहीं यार मेरी कल ही तो बात हुई थी, उससे वो अपने गांव में ही है, अर्जुन ने कहा। घर पर गया है तो उसे फोन उठा लेना चाहिए था, पीयूष ने कहा। पता नहीं यार, अरे याद आया मेरे पास ना उसके घर का लैंडलाइन नंबर है, मैं उस पर लगाता हूँ। हाँ तो लगाना, जब से क्या मक्खी मार रहा है, पीयूष ने कहा। हाँ लगाता हूँ मोटे, ज्यादा मत बोल। अर्जुन रुद्र के घर के लैंडलाइन नंबर पर कॉल करता है। बेल जाती है, ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग। हेलो रुद्र, अर्जुन ने कहा। हेलो रुद्र बाबू अभी यहाँ नहीं है, राम काका ने कहा। अरे नमस्कार राम काका, मैं बोल रहा हूँ अर्जुन। इतना क्या कर रुद्र कॉल को कॉन्फ्रेंस में ऐड कर देता है। कौन अर्जुन, राम काका ने कहा। अरे राम काका मैं अर्जुन, रुद्र का दोस्त, पिछले साल आया था, याद आया कुछ? मेरे साथ मेरे दोस्त अनन्या, तन्वी, पीयूष और समीर आए थे। अच्छा वो लंबे बाल वाला? हाँ हाँ वही लंबे बाल वाला। बताइए कैसे हैं आप, और वहाँ सब ठीक है ना? वो रुद्र मेरा कॉल नहीं उठा रहा था तो सोचा लैंडलाइन नंबर पर कॉल कर लूं, अर्जुन ने कहा। हम तो ठीक हैं बिछवा, पर यहाँ पर घर पर कुछ ठीक नहीं है। ठीक नहीं है मतलब? अर्जुन ने हैरानी के साथ कहा। वो बड़ी मालकिन है ना? बड़ी मालकिन मतलब रुद्र की मम्मी? हाँ वही, वो बड़ी मालकिन अब नहीं रही। क्या? कॉन्फ्रेंस कॉल में सबने एक साथ कहा। हाँ वो नहीं रही। रुद्र बाबू तो सुबह से ही ना किसी से बात कर रहे हैं, ना कुछ बोल रहे हैं, एक गिलास पानी तक नहीं पिए हैं सुबह से। हमसे तो उनकी हालत देखी नहीं जाती। आप परेशान मत होइए राम काका, हम आते हैं वहां पर। हाँ बचवा जल्दी आ जाओ, राम काका रोते हुए फोन कट कर देते हैं। गाइज आई थिंक हमें रुद्र के पास चलना चाहिए, इस वक्त उसे हमारी जरूरत है, अर्जुन ने कहा। यार हम रुद्र को फोन पर भी तो सांत्वना दे सकते हैं, जाना जरूरी है क्या? पीयूष ने कहा। मोटे पागल हो रहा है, अपने दोस्त को फोन पर सांत्वना देगा? किसी ने कहा है किसी के सुख में जाओ या ना जाओ पर दुख में जरूर जाना चाहिए, अर्जुन ने कहा। यार पर मुझे भी पीयूष की बात ठीक लगती है। जब से वो घटना मेरे साथ हुई है मुझे भी रुद्र के गांव में जाने से डर लगने लगा है। कितनी अजीब घटनाएं होती हैं उसके गांव में। और वो मेघ गांव याद है ना, अनन्या ने कहा। यार अनन्या मुझे तुमसे तो कतई ये उम्मीद नहीं थी। वैसे भी मेघ गांव की तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी ना, उन चारों पुजारी जी ने उस आत्मा को मुक्ति दिला तो दी थी, अर्जुन ने कहा। यार पर कुछ कह नहीं सकते ना, पता नहीं यदि कोई नई मुसीबत गले पड़ गई तो। मुझे तो बहुत डर लगता है वहां जाने में, कैसे कैसे तो जादू टोने किए जाते हैं वहां पर, पीयूष ने कहा। यार देखो इस वक्त मेरे दोस्त को मेरी जरूरत है और मैं जा रहा हूं, तुम्हें चलना है तो चलो, नहीं चलना तो मत चलो, समझे? इतना कहकर अर्जुन गुस्से में फोन कट कर देता है। मेघ गांव में पुलिस वाले लाश के आसपास से सबूत इकट्ठा कर रहे थे। माखनलाल बरगद के पेड़ के आसपास सबूत ढूंढ ही रहा था कि तभी वो चिल्लाकर कहता है, साहब। माखनलाल की आवाज सुनकर अजय उसके पास जाता है और देखता है कि माखनलाल ऐसे खड़ा हुआ था जैसे उसे सांप सूंघ गया हो। क्या हुआ माखनलाल, इतना क्यों चिल्ला रहे हो? साहब ये देखिए, माखनलाल ने जले हुए बरगद के पेड़ के नीचे की तरफ इशारा करते हुए कहा। जब अजय पेड़ के नीचे देखता है तो वहां पर उसे छोटी सी मटकी नजर आती है। ये तो सिर्फ एक छोटी सी मटकी है माखनलाल, इससे इतना क्यों डर रहे हो? साहब ये सिर्फ एक छोटी सी मटकी नहीं है, ये टोटके वाली मटकी है, माखनलाल ने डरते हुए कहा। साहब जब किसी आत्मा को शांत करवाना हो या उससे पीछा छुड़ाना हो तो मटकी टोना किया जाता है। मटकी टोना? ये क्या बकवास कर रहे हो माखनलाल? बकवास नहीं कर रहा हूँ साहब, आप खुद ही देख लीजिए, इस मटकी के ऊपर स्वास्तिक का निशान बना हुआ है जो कि काला पड़ गया है, और ये उस आत्मा के साय के कारण ये काला पड़ गया है। वो चुड़ैल रात में यहाँ पर जरूर आई होगी। माखनलाल तुम फिर शुरू हो गए। साहब मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, इस क्रिया में जो एक टोटका करता है उसे अपने सिर के बाल त्यागने पड़ते हैं और साथ ही अपने बाएं हाथ की उंगलियों की भी बलि देनी पड़ती है। माखनलाल कुछ भी मत बोलो। साहब कुछ भी नहीं बोल रहा, यदि आपको यकीन नहीं होता तो आप खुद मटके के अंदर देख लीजिए। अजय ने ग्लव्स पहने हुए थे, वो धीरे से मटकी उठाता है और जैसे ही वो मटकी उठाता है उस मटकी के अंदर से मरे हुए इंसान की दुर्गंध आने लगती है। छी कितनी गंध आ रही है साहब, माखनलाल ने कहा। अपना मुंह बंद रखो माखनलाल। अजय धीरे से अपना हाथ मटकी के अंदर डालता है और मटकी के अंदर से बाल निकालता है। देखा साहब, ये लाश के ही बाल हैं, देखिए इसके अंदर उनकी उंगलियां भी होंगी। उन बालों को देखकर अजय भी हैरान हो जाता है।
वो फिर से अपना हाथ मटकी के अंदर डालता है, पर फिर उसके हाथों में सिर्फ बालों के गुच्छे के सिवा कुछ नहीं आता है। अजय मटकी के अंदर से सारे बाल निकाल लेता है। माखनलाल देखो, इस मटकी के अंदर सिवाय बालों के कुछ नहीं है। नहीं साहब, आप देखना, लाश की उंगलियां भी यहीं कहीं पर होंगी। इतना कहकर माखनलाल आसपास उंगलियां ढूंढने लग जाता है। तभी वो कहता है, ये देखिए साहब, लाश के हाथ की बाएं हाथ की सारी उंगलियां कटी हैं। जब अजय देखता है तो लाश के हाथ की सारी उंगलियां कटी हैं तो वो भी हैरान हो जाता है। देखा साहब, मैंने कहा था ना कि आत्मा से पीछा छुड़ाने के लिए मटकी टोना किया गया है। माखनलाल, ये भी तो हो सकता है कि खूनी नहीं उंगलियां काटी हो और वो उंगलियां अपने साथ ले गया हो। पर साहब, वो उंगलियों का क्या करेगा? पहले तो वो सिर्फ नाभि गायब करता था, अब तो उंगलियां भी काट कर ले जाने लगा है। अब ये तो तभी पता चलेगा ना माखनलाल, जब हम खूनी को पकड़ेंगे। जितना जल्दी हो सके माखनलाल, लाश को डॉक्टर माधवी के पास पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और उनसे कहना जल्द से जल्द हमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट चाहिए। इस खूनी को पकड़ना बहुत जरूरी है, वरना पता नहीं और कितनी लाशें गिरेंगी यहाँ। साहब, लाशें तो तब तक गिरती रहेंगी जब तक वो अपना बदला नहीं ले लेती, और मैं तो अभी भी कहता हूँ ये सब उसी चुड़ैल का किया धरा है। माखनलाल, तुम फिर शुरू हो गए। अजय और माखनलाल बातें ही कर रहे थे कि तभी एक कांस्टेबल आता है और एक मोबाइल देते हुए कहता है, सर, लाश के पास एक मोबाइल मिला है, जरा दिखाना। अजय ने मोबाइल अपने हाथ में लेते हुए कहा। जब अजय मोबाइल की स्क्रीन पर क्लिक करता है तो देखता है उसमें रुद्र की फोटो थी। ये मोबाइल तो रुद्र का है, अजय ने कहा। पर ये मोबाइल यहाँ पर क्या कर रहा है साहब? हो सकता है कि जब रुद्र यहाँ पर आया हो अपनी माँ की लाश को देखने तो उसका मोबाइल यहीं पर गिर गया हो। हाँ साहब, हो सकता है, बेचारे को गहरा सदमा लगा है। ये मोबाइल आप मुझे दे दीजिए, मैं जाते जाते उसके घर पर दे दूंगा। पर तुम्हारा घर तो गोंदिया साइड है ना, फिर कैसे घर जाते जाते उसे दे दोगे? वो साहब, सुबह ना रुद्र की जिप्सी खराब हो गई थी तो वो अभी यहीं पर है। मैंने मैकेनिक को बुलाया, वो आता ही होगा। जब वो ठीक कर देगा तो मैं वापस उसके घर पर ड्रॉप कर दूंगा। मैंने सोचा वैसे उसके परिवार वालों की हालत अभी ठीक नहीं है, इसलिए मैंने ही कहा था कि जिप्सी मैं ला दूंगा, आप फिक्र मत कीजिए। अच्छा ठीक है, ये अच्छा किया तुमने। एक बड़ी बला उनके परिवार पर आई है, भगवान इस बला से निपटने की उन्हें शक्ति दे। बला तो मेरे गांव पर भी आई है साहब। क्या कहा? कुछ नहीं साहब। शाम के 7 बज गए थे। सभी पुलिस वाले मेरे गांव से जा चुके थे। बस माखनलाल ही वहां पर रुका हुआ था और मैकेनिक के आने का इंतजार कर रहा था। जैसे जैसे अंधेरा होते जा रहा था, माखनलाल का डर भी बढ़ता जा रहा था। जिप्सी के पास ही खड़े होकर माखनलाल मैकेनिक के आने का इंतजार कर रहा था। कहाँ मर गया मैकेनिक? मैं ही पागल हूँ जो मैंने बोल दिया कि जिप्सी ठीक करवा के भिजवा दूंगा, ये जानते हुए भी कि रात के वक्त यहाँ पर रुकना खतरे से खाली नहीं है। हे भगवान, रक्षा करना मेरी माखनलाल, ने खुद से कहा। अंधेरा हो गया था और आसमान को काले साए ने जकड़ लिया था। पूरे मेघ गांव में माखनलाल के सिवा कोई और नहीं। अंधेरा इतना ज्यादा था कि दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। माखनलाल ने अपने मोबाइल का टॉर्च ऑन कर लिया था। जैसे जैसे वक्त गुजरते जा रहा था, माखनलाल के दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थीं। उसने सोच लिया था कि वो बस 5 मिनट और इंतजार करेगा। यदि वो मैकेनिक नहीं आया तो वो मेघ गांव से चला जाएगा। माखनलाल जिप्सी के पास खड़ा ही हुआ था कि तभी उसे लगता है कि उसके पीछे से कोई निकला है। वो झट से पीछे मुड़ता है पर उसे कोई नहीं दिखता है। माखनलाल को उसके आसपास किसी के होने की मौजूदगी महसूस हो रही थी, पर दिख कोई नहीं रहा था। तभी अचानक से माखनलाल को पायल बजने की आवाज सुनाई देने लग जाती है। ठन ठन ठन। पायल बजने की आवाज तो सुनाई दे रही थी पर दिखाई कोई नहीं दे रहा था। माखनलाल बहुत ज्यादा घबरा जाता है। उसका चेहरा पसीने से भीग जाता है। उसके समझ आ जाता है मेघ गांव में और रुकना खतरे से खाली नहीं है। वो अपनी स्कूटर चालू करने लगता है। वो बार बार स्कूटर में किक मारे जा रहा था पर उसकी स्कूटर स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। माखनलाल बहुत घबरा गया था। जैसे जैसे वो स्कूटर में किक मारे जा रहा था, पायल बजने की आवाज तेज होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे धीरे धीरे पायल पहनकर कोई माखनलाल के करीब आ रहा है। जय बजरंग बली, जय बजरंग बली। माखनलाल हनुमान जी का जाप करने लगता है। माखनलाल लगातार स्कूटर में किक मारे जा रहा था और आखिरकार उसकी स्कूटर चालू हो जाती है। माखनलाल मेघ गांव से निकल ही रहा था कि तभी एक कुएं के पास उसे एक काला साया नजर आता है। माखनलाल के समझ नहीं आता कि कुएं के पास कौन खड़ा है। मेघ गांव में तो कोई रहता भी नहीं है, तो फिर कुएं के पास कौन खड़ा है?
एपिसोड 7 नकली मैकेनिक। माखनलाल की स्कूटर अपने आप उस कुएं के पास रुक जाती है। माखनलाल की कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कौन कुएं के पास खड़ा हुआ है। वो काला साया अभी भी कुएं के पास खड़ा हुआ था। माखनलाल अपनी स्कूटर से उतर जाता है और धीरे धीरे अपने कदम उस काले साए के करीब बढ़ाने लग जाता है। माखनलाल पसीने से भीग चुका था। कौन हो तुम? माखनलाल ने डरते हुए कहा। कोई जवाब नहीं आता है। माखनलाल फिर पूछता है, कौन हो तुम? माखनलाल अपनी पिस्तौल निकाल लेता है और उस काले साए की तरफ करते हुए कहता है, जल्दी बताओ कौन हो तुम? उस साए ने अपना चेहरा कुएं की तरफ किए हुआ था, जिस कारण माखनलाल को उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। उस साए ने शॉल ओढ़ी हुई थी। बताओ जल्दी कौन हो तुम, वरना गोली चला दूंगा मैं। वो साया धीरे धीरे पीछे घूमने लग जाता है। जब माखनलाल उस साए का चेहरा देखता है तो कहता है, तुम? हाँ माखनलाल जी, मैं। आप कहाँ थे? मैं कब से आपको ढूंढ रहा हूं। अरे मैं तो वहां पर खड़ा था, पर तुम यहाँ कुएं के पास क्या कर रहे हो? और कब से आवाज दे रहा हूं मैं तुम्हें, कुछ जवाब क्यों नहीं दे रहे तुम? वो मुझे प्यास लग रही थी तो पानी पीने आया था, और आपको पता ही है मुझे ऊंचा सुनाई देता है, इसलिए तो एक कान में मशीन लगाई है। उस आदमी ने अपने कान की मशीन दिखाते हुए कहा। अच्छा चलो कोई बात नहीं, अभी बस 7:30 बजे हैं, तुम 8 बजे तक तो ठीक कर ही दोगे ना जिप्सी? मुझे ज्यादा देर तक इस मनहूस गांव में नहीं रुकना है। जी माखनलाल जी, आधे घंटे में तो आराम से हो जाएगी, बस ज्यादा खराब ना हुई हो तो। ऐसे आपको तो पता ही है मुझे मशीनों से कितना प्यार है, हाथ में पकड़ते ही ठीक हो जाती है। हाँ पता है, तभी तो तुम्हें बुलाया है, और दूसरे मैकेनिक तो उस गांव में भी आने से कतराते हैं। अच्छा, पर क्यों? तुम्हें नहीं पता क्या कहते हैं उस चुड़ैल की आत्मा भड़कती है इस गाँव में, जिसे 19 साल पहले जला दिया गया था? सुना तो मैंने भी है, पर आपको डर नहीं लगता क्या तो यहाँ पर आ गए? डर तो लगता है, पर क्या करें, काम ही हमारा कुछ ऐसा है, ना चाहते हुए भी आना पड़ता है। माखनलाल स्कूटर चालू करता है, उसके पीछे मैकेनिक बैठता है और वो लोग बंद पड़ी जिप्सी के पास पहुंच जाते हैं। मैकेनिक ने जिप्सी के सारे पार्ट्स खोल कर रख दिए थे। माखनलाल अभी भी इंतजार कर रहा था कि कब तक मैकेनिक जिप्सी ठीक करेगा। 8 से 9 बज गए थे, पर अभी तक जिप्सी ठीक नहीं हुई थी। और कितना टाइम लगेगा भाई? 8 से 9 बज गए, कहीं जिप्सी के चक्कर में वो चुड़ैल ना आ जाए और वो मेरा काम तमाम ना कर दे। अरे माखनलाल जी, आप ऐसा क्यों बोलते हैं? जब तक मैं हूं वो चुड़ैल आपको कुछ नहीं कर सकती। अच्छा ऐसी बात है, पर ऐसा क्यों? माखनलाल ने हैरानी के साथ कहा। बस ऐसे ही, वो मैंने सुना है कि कल 37वां शिकार था उस चुड़ैल का। हाँ, बड़ी दर्दनाक तरीके से मारा है उस चुड़ैल ने। पता नहीं वो ऐसा क्यों कर रही है। आपको नहीं पता क्या माखनलाल जी कि वो ऐसा क्यों कर रही है? पूरे गांव को पता है। जरा बताना क्यों कर रही है? माखनलाल ने हैरानी के साथ कहा। बदला, अपनी मुक्ति का बदला ले रही है। वे तीनों सरपंच ने मुक्ति के नाम पर ही तो जलाया था उन्हें। हाँ ये बात तो है, पर क्या तुम्हें पता है कि उसे क्यों जलाया गया था? ये तो गांव में किसी को नहीं पता, ये बात तो सिर्फ वो तीनों सरपंच ही जानते थे। सुना है एक बंद कमरे में पहले तीनों सरपंच ने आपस में बात की, फिर अपने साथियों के साथ मिलकर आधी रात को ही जला दिया था मेघ गांव की उस औरत को। हाँ ये बात तो है, पर उन तीनों सरपंच में से तो अब कोई जिंदा नहीं है ना। तनपत राय और तेज बहादुर को तो उसी ने मार दिया था, तो फिर अब क्या चाहती है वो? हो तो गया उसका बदला पूरा। मेघ और बलमा टोला गांव के सरपंच मर गए तो क्या हो गया, दास गांव का सरपंच महेंद्र सिंह तो जिंदा है ना अभी। अरे हाँ, ये तो मैं भूल कैसे गया, पर अभी तक उस चुड़ैल ने उसे क्यों नहीं मारा? लगता है आपको तो कुछ पता ही नहीं है माखनलाल जी। अभी तो सिर्फ बलमा टोला गांव के पास का जो मेघ का दरवाजा है वो खुला है, इसलिए वो चुड़ैल सिर्फ बलमा टोला गांव के लोगों का शिकार कर रही है। जिस दिन दास गांव के पास का दरवाजा खुलेगा उस दिन वो दास गांव के सरपंच का भी शिकार कर देगी। और एक बात बताऊं माखनलाल जी? हाँ बताओ ना। माखनलाल ने उस मैकेनिक की बात गौर से सुनते हुए कहा। दास गांव के सरपंच को मारने के बाद भी उसे शांति नहीं मिलने वाली, उसका बदला पूरा नहीं होने वाला। ऐसा क्यों? जलाया तो तीनों सरपंच ने था ना उसे, तो उन तीनों को मारने के बाद तो उसे शांति मिल जानी चाहिए थी। जलाया तो भले तीनों सरपंच ने था, पर तमाशा तो पूरे गांव वालों ने देखा था ना उसकी मौत का। तो बस अब बदला सिर्फ उन तीनों सरपंचों से नहीं, पूरे गांव से है। जैसी चीख उसकी निकली थी वैसी चीख वो गांव वालों की सुननी चाहती है। अपने प्रतिशोध की अग्नि में वो पूरे गांव को जलाना चाहती है, ठीक उसी तरह जिस तरह से उसे जलाया गया था। मैकेनिक की बात सुनकर माखनलाल हैरान हो जाता है, उसका गला सूखने लगता है। वो सोचने लगता है कि क्या सच में इसकी बातों में कुछ दम है? यदि ये सच है तो बलमा टोला और दास गांव को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता है। देखो तुम ना बातें ज्यादा करते हो, काम कम। यही कारण है कि तुम अभी तक जिप्सी ठीक नहीं कर पाए हो। अरे माखनलाल जी, कहाँ, वो तो आप बस कुछ पूछ रहे थे इसलिए मैंने बता दिया, वरना जिप्सी तो अभी ठीक हो जाएगी ना। इतना कहकर मैकेनिक फिर जिप्सी ठीक करने लग जाता है। मैकेनिक के पास बैठे बैठे माखनलाल बहुत थक गया था। वो अपनी जगह से उठ जाता है और आसपास टहलने लग जाता है।
टहलते टहलते माखनलाल अपनी स्कूटर के पास आकर खड़ा हो जाता है। तभी माखनलाल का मोबाइल बजता है और उसे एक मैसेज आता है। जब माखनलाल वो मैसेज पढ़ता है तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता है। उस मैसेज को पढ़कर माखनलाल पसीने से भीग गया था। उसके पूरे चेहरे पर पसीने की बूंदें थीं। उसके मोबाइल पर जो मैसेज आया था वो मैकेनिक का था। उसने उसमें लिखा था कि वो मेघगांव नहीं आ पाएगा, उसे कुछ जरूरी काम पड़ गया है। माखनलाल सोचने लग जाता है, यदि मैकेनिक नहीं आया तो वो कौन था जिसके साथ वो बातें कर रहा था। माखनलाल डरते हुए अपनी मुंडी उस तरफ घुमाता है जहां पर मैकेनिक जिप्सी ठीक कर रहा था, पर उसे वहां पर जिप्सी तो दिखती है पर मैकेनिक नहीं दिखता है। माखनलाल हैरान हो जाता है। जिप्सी ठीक वैसे रखी हुई थी जैसे तब थी जब उसे खोला नहीं गया था। माखनलाल सोचने लगता है, यदि मैकेनिक यहाँ आया ही नहीं तो क्या इतनी देर तक मेघ की चुड़ैल से बात कर रहा था। माखनलाल बहुत घबरा जाता है। अपनी जान की फिक्र करते हुए वो उसी वक्त अपनी स्कूटर चालू करता है और मेघगांव से निकल जाता है। दोपहर के 12 बज रहे थे और अजय चिरायु अस्पताल के अंदर डॉक्टर माधवी के रूम में बैठा हुआ था। तो कुछ पता चला आपको डॉक्टर माधवी कि खूनी ने खून कैसे किया है? हर बार की तरह ही अजय इस बार भी खूनी ने अपनी उंगली नाभि के अंदर घुसाई है और उसे निकाली है। ये कैसे पॉसिबल है डॉक्टर माधवी? अजय ने हैरानी के साथ कहा। वैसे ही जैसे पिछले 1 साल में 37 केस में पॉसिबल हुआ है। मेडिकल साइंस में भी इस बात का पता नहीं चल पा रहा है आखिर कैसे किसी इंसान की उंगलियों में इतनी ताकत हो सकती है कि वो उनसे किसी इंसान की नाभि निकाल सके। मुझे तो ये किसी इंसान का काम नहीं लगता है। तो आप कहना क्या चाहती हैं? क्या ये किसी चुड़ैल भूत प्रेत का काम है? मैंने ये तो नहीं कहा, पर 1 साल हो गया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि कोई कैसे ऐसे खून कर सकता है। और आप मुझ पर क्यों ब्लेम कर रहे हैं कि अभी तक तो आप खुद किसी को नहीं पकड़ पाए हैं? आपको क्या लगता है डॉक्टर माधवी कि मैं उस खूनी को पकड़ना नहीं चाहता? आपको शायद पता नहीं है, पर आपकी तसल्ली के लिए मैं आपको बता देता हूँ, यदि जल्द से जल्द मैंने उस खूनी को नहीं पकड़ा तो मेरी जॉब खतरे में है। ऊपर से बहुत दबाव है मेरे ऊपर। खूनी इतना शातिर है कि वो कोई सुराग ही नहीं छोड़ता अपने पीछे कुछ। आज तक आपको खुद उसकी उंगलियों के निशान नहीं मिले। आप खुद कहती हैं कि खूनी ने अपनी उंगली से नाभि निकाली है, और फिर उसकी उंगलियों के निशान कहाँ पर हैं? वही तो मेरे समझ में नहीं आ रहा। आज तक जितनी भी लाश की नाभि गायब है, सब में उंगली से नाभि निकाली गई है, पर उंगलियों के निशान किसी के नहीं मिले हैं। यही मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा कैसे हो सकता है। वही डॉक्टर माधवी। ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग। डॉक्टर माधवी और अजय बातें कर ही रहे थे कि तभी डॉक्टर माधवी का फोन बजने लगता है। ट्रिंग 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 ट्रिंग। डॉक्टर माधवी टेबल पर रखा अपना फोन उठाती हैं और देखती हैं किसका फोन है। जैसे ही वो देखती हैं किसका फोन है, अचानक से उनके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। वो अजय की तरफ देखती है और फोन कट कर देती है, जैसे वो अजय के सामने वो फोन नहीं उठाना चाहती थी। वैसे याद आया, लाश के बाएं हाथ की सारी उंगलियां कटी हुई हैं। क्या वहां पर भी खूनी के हाथों के निशान नहीं मिले? अजय ने कहा। नहीं, वहां पर भी कोई निशान नहीं मिले, बल्कि एक हैरान करने वाली बात और पता चली है। क्या बात? रुद्र की मम्मी ने खुद अपनी उंगलियां काटी हैं, क्योंकि यदि खूनी उनकी उंगली काटता तो उसका विरोध जरूर करती और उनकी उंगली थोड़ी आड़ी टेढ़ी कटती, पर वो बिल्कुल सीधी कटी है, जिससे पता चलता है कि उन्होंने खुद अपनी उंगली काटी है। और जो ब्लेड आपको लाश के पास से मिली है, उस पर उनके दाएं हाथ की उंगलियों के निशान भी थे। पर आंटी जी खुद ऐसा क्यों करेंगी भला? कोई खुद अपने शरीर के अंग कैसे काट सकता है? पता नहीं। मेरे पास अजय तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं है। हो सकता है कि ज्यादा उम्र होने के कारण रुद्र की मम्मी मेंटली डिस्टर्ब हो गई हो, उसी कारण उन्होंने ये सब किया हो। हाँ, ये हो सकता है। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। हाँ ठीक है। अजय पोस्टमार्टम रिपोर्ट टेबल पर से उठाता है और वहां से चला जाता है। अजय के जाते ही डॉक्टर माधवी का फोन फिर बजने लगता है। डॉक्टर माधवी वो फोन उठाती हैं। कितना और इंतजार करवाओगी? कब से मैं गाड़ी में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मोबाइल में से आवाज आती है। अरे आ रही हूँ। इंस्पेक्टर अजय के सामने थोड़ी फाइल लेकर आती, मुझे सलाखों के पीछे थोड़ी जाना है। 2 मिनट रुको, अभी आती हूँ। इतना कहकर डॉक्टर माधवी फोन कट कर देती हैं। रैक पर रखी डुप्लीकेट पोस्टमार्टम फाइलों में से ही डॉक्टर माधवी रुद्र की मां की डुप्लीकेट पोस्टमार्टम रिपोर्ट की फाइल निकालती हैं और वहां से जाने लगती हैं। अस्पताल के बाहर ही एक काली वॉक्सवैगन वेंटो कार के अंदर एक आदमी बैठा हुआ था, जिसकी उम्र करीब 30 साल होगी। उस आदमी के हाथ में एक सिगार थी, जिससे वो लंबे लंबे कस खींचे जा रहा था।
वो आदमी किसी का इंतजार कर रहा था। डॉक्टर माधवी रुद्र की मां की पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेकर वहां पर आती है और कार के अंदर बैठे आदमी को दे देती है। वो आदमी एक लिफाफा डॉक्टर माधवी को दे देता है। वो लिफाफा पैसों से भरा हुआ लग रहा था। गिन लेना, पूरे 1 लाख है, उस कार के अंदर बैठे आदमी ने कहा। इसमें गिनने वाली क्या बात है, आज तक एक भी पैसे कम नहीं निकले हैं। वैसे तुम करते क्या हो इन नाभी वाले केस की पोस्टमार्टम फाइलों का, और इनसे तुम्हें क्या फायदा हो रहा है? मुझे क्या फायदा हो रहा है और कैसे हो रहा है, इससे तुम्हें क्या मतलब? तुम्हें तो तुम्हारे पैसे बराबर मिल रहे हैं ना। तुम अपने काम से मतलब रखो, समझी? आम खाओ, कुटलियां मत गिनो, वरना कुटलियों के चक्कर में आम भी नहीं मिलेंगे। दोपहर के 3 बज रहे थे और रुद्र अपनी मां के पार्थिव शरीर के साथ शमशान घाट में खड़ा हुआ था। उसके साथ उसके चाचा और कुछ रिश्तेदार भी आए हुए थे। रुद्र ने सफेद वस्त्र धारण किए हुए थे। पुजारी जी आते हैं और रुद्र को एक छोटी छेद वाली मटकी देते हैं। रुद्र उस मटकी को अपने सिर पर रखता है और शव की परिक्रमा करने लग जाता है। पुजारी जी के ही बगल में एक नौजवान लड़का खड़ा था जो रुद्र को परिक्रमा करते हुए देख उनसे पूछता है, पुजारी जी, छेद वाले घड़े में जल लेकर चिता की परिक्रमा क्यों नहीं की जाती है और अंत में इसे पीछे की ओर पटक कर क्यों फोड़ दिया जाता है? बेटा, इस क्रिया को मृत व्यक्ति की आत्मा का उस शरीर में मोह भंग करने के लिए किया जाता है, परंतु उस क्रिया में एक गूढ़ दार्शनिक रहस्य भी छिपा हुआ है। इसका अर्थ है कि जीवन एक छेद वाले घड़े की तरह है जिसमें आयु रूपी पानी हर पल टपकता रहता है और अंत में सब कुछ छोड़कर जीवात्मा चली जाती है और घड़ा रूपी जीवन समाप्त हो जाता है। क्या दाह संस्कार जरूरी है पुजारी जी? हाँ बेटा, दाह संस्कार अत्यंत जरूरी है। अंतिम संस्कार होने के कारण ही व्यक्ति की अतृप्त वासनाएं शांत होती हैं और वो सभी मोह माया और बंधनों को त्याग कर पृथ्वीलोक से परलोक की ओर गमन करता है। पुजारी जी रुद्र के हाथ में मशाल देते हैं। रुद्र वो मशाल लेता है और अपनी मां की मृत्यु शैया की परिक्रमा करने लगता है। परिक्रमा करने के बाद रुद्र वो अग्नि को अपनी मां के मुख के पास ले जाता है, जिससे चिता में आग आसानी से लग जाती है। अग्नि की स्थापना के लिए पुजारी जी ओम भूर्भुवस्सुः धरिमुन्ना मंत्र का जाप करते हैं। रुद्र की मां की चिता धीरे धीरे जलने लग जाती है। अर्जुन, समीर, पीयूष और अन्या ट्रेन में बैठे हुए थे। पीयूष खिड़की के पास बैठा हुआ था और उसके बगल में समीर बैठा हुआ था। वहीं उसके सामने दूसरी खिड़की पर अनन्या और उसके बगल में अर्जुन बैठा हुआ था। तुझे क्या लगता था कि हम लोग नहीं आएंगे? रुद्र दोस्त नहीं, भाई हमारा, और यदि हम ही उसके बुरे वक्त में उसके साथ नहीं रहेंगे तो कौन रहेगा? पीयूष ने अर्जुन से कहा। सॉरी यार, वो उस वक्त तुम लोग बात ही ऐसी कर रहे थे कि मुझे गुस्सा आ गया और गुस्से में मैंने जो मन में आया वो बोल दिया। तुम लोगों को तो पता ही है ना, गुस्से में इंसान से हर वक्त गलत फैसले ही होते हैं, अर्जुन ने कहा। सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है भाई, हम लोग समझ सकते हैं। आखिर तू रुद्र का जिगरी यार जो है, तेरा गुस्सा होना लाजमी था, समीर ने कहा। वैसे ये बता, तूने रुद्र को बताया है नहीं कि हम लोग उसके गांव आ रहे हैं? अनन्या ने कहा। वो मैंने उसे कॉल किया था पर उसने कॉल नहीं उठाया। घर के नंबर पर भी किया पर लगा नहीं। शायद सब लोग आंटी जी के क्रियाक्रम की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, हो सकता है, समीर ने कहा। यार पता नहीं रुद्र की क्या हालत हो रही होगी, बहुत अकेला पड़ गया होगा बेचारा, अनन्या ने कहा। हाँ यार, याद है कॉलेज के दिनों में बात बात पर हर किस्से में आंटी जी को ले आता था। आंटी जी से बहुत प्यार करता था बेचारा, पर अब तो आंटी जी ही नहीं रही। पता नहीं क्या हालत बना ली होगी उसने, कुछ खाया भी होगा या नहीं, पीयूष ने कहा। पता नहीं यार, जब वक्त से पहले माँ गुजर जाती है ना तो ऐसा लगता है जैसे आपके सिर पर की छत किसी ने छीन ली हो, जिस छत के नीचे हर वक्त आप डर के मारे छुप जाया करते थे, समीर ने अपने स्वर्गीय माँ को याद करते हुए कहा। अर्जुन, समीर, पीयूष और अनन्या बात ही कर रहे थे कि तभी वहां ट्रेन के अंदर बैठे सभी लोग बोगी खिड़की लगाने लग जाते हैं। पीयूष के समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो गया है कि सभी लोग एक साथ अपने अपने पास की खिड़की बंद कर रहे हैं। ये हो क्या रहा है? सभी लोग अपनी अपनी सीट के पास की खिड़की बंद क्यों कर रहे हैं? पीयूष ने कहा। पता नहीं यार, समीर ने कहा। यार तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रहा? ऐसे कैसे सब लोग एक साथ खिड़की लगा रहे हैं, वो भी इतनी जल्दी जल्दी? अनन्या ने कहा। अजीब तो लग रहा है यार, मैं तो हैरान हूं ये सब देखकर, समीर ने कहा। टिकट टिकट, टीसी ने कहा। टीसी अपने हाथ में एक लिस्ट और पेन पकड़ा हुआ था, जिसने काला कोट और सफेद कोट पैंट पहना हुआ था। टीसी की उम्र करीब 45 साल होगी। अर्जुन अपने पर्स में से टिकट निकालता है और टीसी को दिखाता है। पीयूष के मन में बार बार ये बात आ रही थी कि सब लोग खिड़की क्यों बंद कर रहे हैं। उसने सोचा शायद टीसी को कुछ पता हो,
इसलिए वो उससे पूछता है, वैसे क्या आप बता सकते हैं कि सब लोग खिड़कियां क्यों बंद करें? आप लोगों को नहीं पता क्या? टीसी ने हैरानी के साथ कहा। नहीं पता, तभी तो आपसे पूछ रहे हैं, समीर ने कहा। टनल आ रही है ना, इसीलिए सब लोग खिड़की बंद कर रहे हैं। टनल आ रही है तो सब खिड़की क्यों बंद कर रहे हैं? खिड़की बंद करने से टनल का क्या लेना देना? अनन्या ने कहा। लेना देना है तभी तो खिड़की बंद कर रहे हैं, अगर खिड़की नहीं लगाएंगे तो वो अंदर आ जाएंगे। टीसी ने वो अंदर आ जाएंगे धीरे से कहा। जितने धीरे से टीसी ने वो अंदर आ जाएंगे कहा था, उतनी ही जोर से पीयूष कहता है, कौन अंदर आ जाएंगे? लगता है तुम लोगों को कुछ पता ही नहीं है। क्या पता नहीं है? पीयूष ने अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहा। हमारे भारत में जब अंग्रेजों का राज था, उस समय लॉर्ड विलियमसन ने टनल नंबर 10 बनवाने का आदेश जारी किया था। टनल नंबर 10 का काम शुरू हो गया था और टनल नंबर 10 का एक भाग पूरा बन गया था। बस थोड़ा सा ही काम बाकी था, पर अचानक से एक हादसा हुआ। टनल नंबर 10 का ऊपर का हिस्सा अपने आप गिर गया, जिस कारण टनल बनाने वाले मजदूर, उनके बीवी बच्चे, इंजीनियर उसके नीचे आ गए और उन सबकी जान चली गई। कुछ महीनों बाद टनल नंबर 10 तो बन गई, पर अकाल मृत्यु और अधूरी इच्छाओं के साथ मरने के कारण उन मजदूरों की आत्माएं उस टनल में फंसी रह गईं और उनकी आत्मा टनल नंबर 10 के अंदर भटकने लग गई। आज भी उनकी आत्मा टनल नंबर 10 में भटक रही है। यही कारण है कि सभी लोग टनल नंबर 10 के आने से पहले खिड़की लगा रहे हैं। यदि उन्होंने ऐसा नहीं किया तो वो आत्माएं अंदर आ जाएंगी और उनके शरीर में प्रवेश कर जाएंगी। ये आप क्या बात कर रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? और वैसे भी यदि आत्माएं अंदर आ गईं और किसी के शरीर में प्रवेश कर गईं तो कैसे पता चलेगा? समीर ने कहा। यदि वो आत्माएं अंदर आ गईं और किसी के शरीर के अंदर प्रवेश कर गईं तो जिस स्टेशन पर वो उतरने वाले थे, उस स्टेशन पर ही जब ट्रेन रुकेगी तो उसकी मौत हो जाएगी। और ये कोई अफवाह नहीं है, ऐसा सच में हुआ है कई लोगों के साथ। अपनी आंखों के सामने मैंने लोगों को मरते देखा है। अगर तब भी तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा नहीं है तो 10-5 मिनट बाद ही टनल नंबर 10 आने वाली है, तुम खुद ही देख लेना। इतना कहकर वो टीसी वहां से चला जाता है। टीसी के जाते ही पीयूष अपने बगल और सामने खिड़कियां बंद करने लगता है। ये क्या कर रहा है मोटे? समीर ने कहा। दिख नहीं रहा खिड़की बंद कर रहा हूँ। एक तो पहले ही मेघ की चुड़ैल कम है क्या, जो यहाँ से भी अपने साथ आत्मा को ले जाऊं? तू ना मोटे बहुत डरता है। सुन, लगाना ही है तो कांच वाला नीचे करना, देखूं तो जरा कैसी आत्माएं भड़कती हैं टनल में, समीर ने कहा। यार तुम्हें क्या लगता है वो टीसी अंकल सच बोल कर गए हैं या बस ऐसी मनगढ़ंत कोई सी कहानी बना दी हमें डराने के लिए ताकि हम भी खिड़की लगा लें? अनन्या ने कहा। जो कहानी अंकल ने सुनाई वो मनगढ़ंत है या सच ये तो नहीं पता, पर क्या तुम लोगों को पता है अपने इंडिया में ऐसे कई टनल हैं जहां पर सच में आत्माएं भड़कती हैं? अर्जुन ने कहा। क्या बात कर रहा है? पीयूष ने हैरानी के साथ कहा। हाँ यार, मैंने पढ़ा है। कालका से शिमला जाने वाले रेल रूट पर एक टनल पड़ती है जिसका नाम है, क्या नाम है? हाँ याद आया, टनल नंबर 33, जिसे बरोक टनल भी कहते हैं वहां कप्तान बरोक की आत्मा भटकती है। सिर्फ टनल ही नहीं बल्कि रेलवे स्टेशन पर भी आत्माएं भटकती हैं। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में बेगुनकोदा रेलवे स्टेशन पड़ता है। सुना है वहां पर सफेद साड़ी में एक औरत की आत्मा भटकती है। ऐसे कई रेलवे स्टेशन हैं जहां पर आत्माएं भटकती हैं। यही कारण है कि कभी कभी लोग अपने आप रेलवे ट्रैक की तरफ खींचे चले जाते हैं और गिर जाते हैं, जिससे उनकी मौत हो जाती है। असल में आत्माएं उन्हें ट्रैक की तरफ धक्का दे देती हैं। यार बात तो उसकी सही है, मैंने भी ये महसूस किया है। तुमने वो पैरासिया का स्टेशन देखा है? वहां पर रात में किसी के कदमों के चलने की आहट सुनाई देती है, पर दिखाई कोई नहीं देता। और सिर्फ मैंने ही नहीं, ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने किसी के चलने के कदमों की आहट को सुना है, पीयूष ने कहा। सिर्फ अपने इंडिया में नहीं बल्कि चीन के काबाओ स्टेशन और इंग्लैंड का रायडान स्टेशन पर भी आत्माओं की उपस्थिति महसूस की गई है। कई लोगों ने कई आवाजें सुनी है वहां पर और अदृश्य तरीके से मौत भी हुई है कई लोगों की। यार ये सब छोड़ो अभी, और वो देखो टनल नंबर 10 आने वाली है, पता नहीं अब क्या होगा, अनन्या ने कहा। अर्जुन और टीसी की बात सुनकर पीयूष और डर गया था। उसका गला सूखने लग गया था। अर्जुन, पीयूष, समीर और अनन्या चारों शांत हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि क्या होने वाला है। क्या सच में टनल नंबर 10 के अंदर किसी की आवाजें सुनाई देने वाली हैं? चारों ही पसीने से भीग गए थे और एक दूसरे को देखने लग गए थे। कुछ ही देर में टनल नंबर 10 आने वाली है। अर्जुन, पीयूष और समीर एक दूसरे के चेहरों को लगातार देखे जा रहे थे। अचानक से ट्रेन के अंदर की लाइट बंद चालू होने लगती है। ये लाइट बंद चालू क्यों हो रही है? पीयूष ने कहा। लगता है टनल नंबर 10 आने वाली है, ये उसी का संकेत है, अर्जुन ने कहा।
ट्रेन टनल नंबर 10 के अंदर घुस जाती है। जैसी ट्रेन टनल नंबर 10 के अंदर घुसती है, ट्रेन के अंदर अंधेरा छाने लगता है। लाइट बार बार बंद चालू हो रही थी। यार किसी की भी तो आवाज सुनाई नहीं दे रही, लगता है वो टीसीएम में बेफालतू का डरा रहा था, समीर ने कहा। हाँ यार मुझे भी किसी की आवाज सुनाई नहीं दे रही, लगता है उस टीसी ने मनगढ़ंत कोई कहानी सुनाई थी, अनन्या ने कहा। यार मुझे नहीं लगता, अभी टनल खत्म नहीं हुई है, कुछ भी हो सकता है, हमें सतर्क रहना चाहिए, अर्जुन ने कहा। पीयूष कुछ नहीं बोल रहा था, वो चुपचाप बैठा हुआ था। उसे लग रहा था कुछ ना कुछ तो अपशगुन जरूर होने वाला है। यार तू भी ना, कहते हुए अनन्या खिड़की के पास चली जाती है और वो खिड़की का कांच ऊपर उठाने लगती है। तभी अचानक से उसे जोर से किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देने लगती है, बचाओ बचाओ बचाओ। पहले तो सिर्फ एक आवाज सुनाई देती है, पर फिर वो आवाज दुगनी, दुगनी से तिगुनी और तिगुनी से चौगनी, वो आवाजें लगातार बढ़ती जा रही थी। सिर्फ एक नहीं बल्कि अलग अलग लोगों की आवाजें सुनाई दे रही थी। कोई बच्चे के रोने की थी, तो कोई आदमी की, तो कोई औरत की। वो आवाज कानों में चुभने लगी थी, जैसे वो आवाज कान का छेद फाड़कर शरीर के अंदर घुसना चाहती हो। अर्जुन, समीर, पीयूष और अनन्या चारों अपने हाथों से अपने कान बंद कर लेते हैं। किसी से भी वो आवाजों की गूंज सहकर नहीं हो रही थी। यार वो देखो खिड़की के कांच के ऊपर, पीयूष ने डरते हुए कहा। सभी लोग खिड़की के कांच की तरफ देखने लग जाते हैं। अचानक से खिड़की का कांच चटकने लग गया था। किसी के कांच ठोकने की आवाज सुनाई दे रही थी। एक हाथ का साया था जो कांच के ऊपर दिख रहा था। यार क्या तुम लोगों को भी वो हाथ दिख रहा है जो मुझे दिख रहा है, अनन्या ने डरते हुए कहा। हाँ यार दिख रहा है, पीयूष ने हैरानी के साथ कहा। खिड़की का कांच धीरे धीरे चटकना शुरू हो गया था। लोगों के चिल्लाने की आवाजें भी अभी भी सुनाई दे रही थीं। वो आवाजें लगातार बढ़ती जा रही थीं। अर्जुन जल्दी से खिड़की के पास जाता है और कांच के ऊपर ही लोहे वाला पड़ला नीचे खींच देता है। अब किसी का हाथ दिखाई नहीं दे रहा था और आवाजें भी धीरे धीरे कम हो गई थीं। ट्रेन टनल नंबर 10 को पार कर चुकी थी और लाइट पहले की तरह नॉर्मल जलने लग गई थी। थैंक गॉड, बाल बाल बच गए। यार जब रुद्र के गांव जाते से ही हादसे होना शुरू हो गए तो तब क्या होगा जब हम लोग उसके गांव पहुंचेंगे, अनन्या ने कहा। माखनलाल और अजय पुलिस स्टेशन में थे। माखनलाल कुर्सी पर बैठा हुआ था और अजय टेबल के पास खड़े होकर माखनलाल से बात कर रहा था। माखनलाल को समझ नहीं आ रहा आखिर खूनी चाहता क्या है। वो लोगों की नाभि गायब करके क्या करेगा? नाभियों का तो बिजनेस भी नहीं होता है जो उन्हें मार्केट में बेचे, अजय ने कहा। माखनलाल अजय की बातों का कुछ जवाब नहीं देता है। माखनलाल कल रात उसके साथ मेघगांव में हुए हादसे के बारे में सोच रहा था। माखनलाल का चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। उसकी आंखों में अभी भी खौफ नजर आ रहा था। वो कल रात के सदमे से अभी तक बाहर नहीं आ पाया था। माखनलाल खूनी बड़ा ही चालाक है, कभी अपने पीछे कोई सबूत ही नहीं छोड़ता है। मेरे तो ये भी समझ नहीं आ रहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला है कि रुद्र की मम्मी की मौत रात के 3:30 बजे हुई। आखिर रुद्र की मम्मी रात के 3:30 बजे मेघगांव में क्या कर रही थी? क्या वो किसी से मिलने गई थी या कुछ और? ये एक हैरान करने वाली बात है। माखनलाल फिर अजय की बातों का कुछ जवाब नहीं देता है। जब अजय देखता है कि माखनलाल किसी सोच में खोया हुआ है तो वो उसे अपने हाथों से हिलाकर कहता है, माखनलाल, ओ माखनलाल, बैठे बैठे सो गया क्या? माखनलाल झटपटाकर उठता है और कहता है, नहीं नहीं साहब, सो नहीं रहा था, बस वो खौफनाक हादसे के बारे में सोच रहा था। कैसा खौफनाक हादसा? साहब आपको मैंने बताया था ना कि रुद्र की जिप्सी खराब हो गई थी। मेघगांव में तो बस मैं कल शाम वही ठीक करवाने के लिए मेघगांव में मैकेनिक का इंतजार कर रहा था। मैकेनिक तो आया नहीं, पर उसका रूप लेकर वो चुड़ैल आई थी वहां। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम माखनलाल? बकवास नहीं साहब, सच बोल रहा हूँ। उस मैकेनिक का मुझे मैसेज आया था कि वो कल नहीं आ पाएगा, जबकि वो मैकेनिक तो खुद 1 घंटे से मेरे साथ बातें कर रहा था। वो मैकेनिक नहीं था बल्कि मेघ की चुड़ैल थी जो उसका रूप लेकर आई थी। आपने कभी सोचा है जितने भी खून हुए वो बलमाटोला गांव के लोगों के क्यों हुए? नहीं, क्यों हुए साहब? क्योंकि अभी सिर्फ मेघ का पहला दरवाजा खुला है। आपको पता है, उसने मुझे ये भी बताया कि जिस दिन मेघ का दूसरा दरवाजा खुल जाएगा उस दिन वो दास गांव के लोगों को भी मारना शुरू कर देगी। दास गांव से याद आया साहब, आपको पता है 19 साल पहले जिस औरत को जलाया गया था, उस हादसे का साक्षी महेंद्र सिंह अभी भी जिंदा है। ये उन्हीं 3 सरपंचों में से एक सरपंच है जिसने उस रात उस औरत को जलाया था। क्या कहा? दास गांव के सरपंच महेंद्र सिंह जिंदा है? हाँ साहब, पता नहीं इतनी बड़ी बात हमारे दिमाग में कैसे निकल गई। हम उससे ही सीधे क्यों नहीं पूछते कि आखिर 19 साल पहले उसने और उसके साथियों ने उस औरत को क्यों जलाया था? आखिर क्या कसूर था उस औरत का? नहीं माखनलाल, हम बिना किसी सबूत के उससे कुछ नहीं पूछ सकते। और तुम्हें तो पता ही है, उस दिन जब हम लोग मेघगांव की पुलिस चौकी गए थे तो वहां पर हमें कोई केस दर्ज नहीं मिला था जिसमें 19 साल पहले किसी औरत को जलाया गया हो। और हाँ, गौरी की फाइल जरूर मिली थी जिसमें किसी ने उसकी गुमशुदा होने की रिपोर्ट लिखवाई थी। ये गुत्थी अभी भी गुत्थी ही बनी हुई है। कानून सबूत मांगता है और सरकारी कागजातों में कोई जिक्र ही नहीं है कि किसी औरत को 19 साल पहले जलाया गया था।
अगर हम सरपंच से पूछताछ करने चले भी गए तो तुम्हें क्या लगता है कि वो साफ साफ बता देगा कि उस औरत को क्यों जलाया गया था? मुजरिम कभी भी अपना गुनाह अपने मुंह से कबूल नहीं करता है, बल्कि करवाना पड़ता है। और गांव में कोई भी कभी सरपंच के खिलाफ कोई गवाही नहीं देगा, क्योंकि पैसा और डर सच को दबा देता है। हमें कोई ना कोई प्लान बनाना पड़ेगा जिससे सरपंच खुद बता दे कि आखिर 19 साल पहले उस औरत को क्यों जलाया गया था। जी साहब, पता करो कि आजकल दास गांव के सरपंच महेंद्र सिंह की जिंदगी कैसी चल रही है, आखिर कौन कौन है उसके परिवार में। जी साहब, वैसे ये बताओ, तुमने रुद्र को उसका मोबाइल वापस कर दिया था ना, जो हमें उसकी माँ की लाश के पास से मिला था? माखनलाल अपनी पैंट की जेब चेक करने लगता है और देखता है कि उसकी जेब में सिर्फ उसका मोबाइल ही रखा हुआ था। अरे मोबाइल कहाँ गया? कहीं मेघ गांव में तो नहीं गिर गया? माखनलाल ने धीरे से कहा। ये क्या बोल रहे हो माखनलाल, मोबाइल मेघ गांव में गिरा दिया? तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? वो किसी की अमानत थी। अब जल्दी चलो मेघ गांव मोबाइल ढूंढने, वरना वो लोग क्या सोचेंगे कि पुलिस खुद इतनी लापरवाह है कि लोगों के सामान गुमा देती है, और हमारे सामान की कैसे हिफाजत करेगी? क्या कहा साहब, मेघ गांव चलना पड़ेगा? और नहीं तो क्या, एक तो गलती करते हो, ऊपर से उसे ठीक भी नहीं करते हो। अब मोबाइल ढूंढकर वापस तो करना ही पड़ेगा ना। माखनलाल और अजय मेघ गांव जाने के लिए रवाना हो जाते हैं।